अध्याय 3441 अंतरिक्ष उद्यान लड़ाई। मानव राजा 33वें आसमान में बैठा था। वो जीनो टैबलेट का मालिक बन गया था, लेकिन जीनो टैबलेट जीनो हॉल की जगह लेकर ब्रह्मांड का नेता नहीं बन पा रहा था। उसे जीनो हॉल के परास्त होने तक इंतजार करना पड़ा। अगर जीनो टैबलेट न होती तो जीनो हॉल को हरा देने पर भी कोई ब्रह्मांड का नियंत्रक नहीं बन सकता था। मानव राजा के पास सबसे बुनियादी बुनियादी बातें थीं, इसलिए उसे बस आखिरी कदम उठाना था। बधाई हो लीडर, ब्रह्मांड का नेता बनने पर। ब्लड लीजन के सभी सदस्यों ने मानव राजा के आगे भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके लोगों की अनगिनत पीढ़ियों ने इस दिन के लंबे इंतजार में बहुत कुछ त्याग दिया था। उन्होंने इसी उद्देश्य से ब्लड लीजन का निर्माण किया था। अब मानव राजा को ब्रह्मांड का नेता बनने के लिए बस एक आखिरी कदम उठाना था। मिस्टर लीडर, हम जीनो हॉल से कब लड़ने जा रहे हैं? ब्लड लीजन के एक सदस्य ने बहुत उत्साह से पूछा। अभी इसकी कोई जल्दी नहीं है, मानव राजा ने कहा। क्रेप मर्टल ने मेरे शरीर को नष्ट कर दिया। हालांकि उसकी कोशिश काम नहीं आई, लेकिन उसकी शक्ति ने मेरे शरीर को बहुत धीरे धीरे संयोजित कर दिया है। मुझे किन शियाओं की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित करने में अभी भी कुछ समय लगेगा ताकि मैं वो आखिरी चरण पूरा कर सकूं। वह कितना घटिया आदमी था, एक सदस्य ने पागलों की तरह घोषणा की। उसे पता होना चाहिए था कि वह तुम्हें जीनो टैबलेट का नेता बनने से नहीं रोक सकता। वो तुम्हारे लिए एक कांटा साबित हुआ है। उस आखिरी कदम तक रुको, फिर तुम उस मनहूस जीनो हॉल के हर आखिरी इंसान को मार डालोगे। वो मेरा दुश्मन है, ह्यूमन किंग ने कहा। क्रेप मर्टल ने कुछ भी गलत नहीं किया। आखिरकार हम ही तो हैं जो उसके शासन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और एक नए युग की शुरुआत करना चाहते हैं। ये समझ में आता है कि वह हमें ऐसा करने से रोकना चाहता है। जब तक हम जीनो हॉल को हरा नहीं देते, तब तक रुको। अगर वह चाहे तो मैं उसके लिए 33 आसमानों में काम करने का एक स्थान ढूंढ सकता हूँ। उसकी शक्ति और ज्ञान के साथ ये ब्लड लीजन के लिए एक बड़ा वरदान ही होगा। बेशक वह एक घमंडी आदमी है, मुझे शक है कि वह मेरी बात मानने के बजाय मौत को चुन लेगा। एक बूढ़ा सदस्य जिसके बहुत सारे सफेद बाल थे, ह्यूमन किंग के सामने झुकने के लिए आगे आया। आप सही कह रहे हैं। ऐसा करने से ही पता चलेगा कि ब्लड लीजन वाकई में काफी समझदार है। जब मैं अंडर द स्काई को नियंत्रित करूंगा, तो मैं प्रवक्ता बनने को तैयार हूं। मैं क्रेप मर्टल को हमारी लीजन में शामिल होने के लिए मना लूंगा। कोई जल्दी नहीं है, ह्यूमन किंग ने आंखें मूंदकर कहा। एक और बात, जेनो हॉल पर हमला करने से पहले हमें ये सब सुलझा लेना चाहिए, वरना मुसीबत हो जाएगी। क्या चीज? सभी सदस्य उत्सुकता से मानव राजा की ओर देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि जीनो हॉल के अलावा कोई और भी हो सकता है जो ब्रह्मांड पर उनके शासन को चुनौती दे सकता है। हान सेन की एक बेटी है जिसका नाम बाओ एर है। क्या ये सही नहीं है? मानव राजा ने ईश्वर के प्रतिशोध की ओर देखा। गॉड्स रिट्रीब्यूशन का दिल जम गया। उसने झुककर कहा, हाँ, हान सेन की एक बेटी है, हान बाओर। उसके सभी बच्चों में से मुझे लगता है कि वही उसकी सबसे पसंदीदा है। वही हमेशा उसके आसपास रहती है। क्या बात है? ईश्वर के प्रतिशोध ने भले ही यह सब कहा हो, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक गहरी चिंता थी। नेता बाओर के बारे में पूछ रहा है। क्या वह हान सेन के साथ कुछ बुरा करना चाहता है? मानव राजा ने ठंडे स्वर में कहा, वो हान बाओर हमेशा 5 साल की ही रही है। वो कभी बड़ी नहीं हुई, है ना? हाँ, यह सही है, गॉड्स रिट्रीब्यूशन ने सिर हिलाकर कहा। अगर वह हान सेन की मदद करना भी चाहता, तो अपने वरिष्ठ से झूठ नहीं बोल सकता था। मानव राजा बाओ एर के बारे में जो बातें जानना चाहता था, वे बिल्कुल स्पष्ट थीं। ऐसे में तो यह सही ही होगा, मानव राजा ने कहा। हमें हान बाओ एर को ढूंढना होगा, उसे मेरे पास लाओ। गॉड्स रिट्रीब्यूशन सोच रहा था कि वह कैसे पता लगा पाएगा कि ह्यूमन किंग क्या करना चाहता है। शुक्र है कि एक और सदस्य जोर से पूछने को तैयार था। मिस्टर लीडर, आपको हान सेन के बच्चे की क्या जरूरत है? मेरा हान सेन को कोई नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। वो लड़की वैसे भी हान सेन की असली बेटी नहीं है। वो आखिरी जेनो हॉल लीडर की बेटी और गॉड कैओस पार्टी की नेता है। वो ब्लड लीजन के शासन के लिए एक बड़ा खतरा है, इसलिए हमें उसे हटाने के लिए कदम उठाने होंगे। ह्यूमन किंग ने अपनी मंशा नहीं छिपाई। इसके बाद उन्होंने बाओ एर के इतिहास के बारे में खुलकर बात की। क्या बाओ एर यही है? ये सुनकर सभी चौंक गए। सभी एकमत थे कि उन्हें बाओ एर को पकड़ लेना चाहिए। तुम लोगों को अभी अपनी नई शक्तियों के साथ तालमेल बिठाना होगा, मानव राजा ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। गॉड कैओस पार्टी अभी मेरे नियंत्रण में है, बस उन्हें जाने दो। उसे नहीं लगता था कि कोई बाओ रा को मार पाएगा।
लेकिन उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बाओ र को छिपने से रोक सके। तभी बाओ र को मिटाया जा सकता था। तुम लोगों को अब वापस चले जाना चाहिए। अगर तुम्हें मुझसे कोई जरूरी काम नहीं चाहिए तो मुझे परेशान मत करना। मुझे आखिरी चरण पर ध्यान केंद्रित करना है। मानव राजा ने हाथ हिलाकर सबको जाने को कहा। जब बाकी सभी सदस्य चले गए तो मानव राजा ने मन ही मन सोचा, अगर मुझे किन शियू की यादें न मिली होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि हान सेन की ऐसी कोई बेटी है। वह किन शियू कितना घमंडी था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि बाहर किस तरह का खतरनाक जीव है। मैं वह गलती नहीं करूंगा जो उसने की होगी। मैं जीनो हॉल पर कब्जा करने से बहुत पहले ही बाओ एर को अपने वश में कर लूंगा। मानव राजा को किन शिया की सारी यादों तक पहुंच थी। वह जानता था कि बाओ एर इस समय अभयारण्यों में है। रक्त सेना अभयारण्यों से आई थी, लेकिन वे अभयारण्यों में कभी वापस नहीं लौट सकते थे। अगर वे बाओ एर को पकड़ना चाहते थे तो उन्हें स्पेस गार्डन में ऐसा करना होगा और बाओ एर को अभयारण्यों से बाहर आने के लिए मजबूर करना होगा। स्पेस गार्डन में हालात इस समय बहुत अच्छे नहीं थे और इसकी मुख्य वजह यह थी कि हान सेन क्रेप मर्टल से लड़ाई के बाद लापता हो गया था। हालांकि मिस्टर व्हाइट ने सबको आश्वस्त किया था कि हान सेन मरा नहीं है, फिर भी लोग उसकी सलामती को लेकर बहुत चिंतित थे। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड में शांति लौट आई हो। मानव राजा के पास जीनो टैबलेट थी। किसी भी क्षण बड़ी लड़ाई छिड़ सकती थी। किसी का भी कुछ करने का मन नहीं था। छोटे चाचा, आपकी शक्ति बहुत प्रबल है। आप अभी तक अविवाहित क्यों हैं? अगर मैं आपकी जगह होता तो कई औरतों से शादी करता। मैं सभी सुंदर लड़कियों को अपने साथ ले जाता। मेरे पास ड्रैगन से लेकर आकाश तक की सबसे सुंदर औरतें होती। तांग झेनलियू ने गहरी ईर्ष्या से वांग युहांग को देखा। वो वांग युहांग के साथ अभ्यास कर रहा था। हालांकि वो वांग युहांग से लड़ नहीं सकता था, मानो वांग युहांग से लड़ना कोई बड़ा अपराध हो। वांग युहांग ने अपने होंठ हिलाए, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर हिलाया। मेरे लिए उस शक्ति वाली महिला को पाना अपने लिए एक सेक्स डॉल पाने जैसा होगा। आपको सेक्स डॉल पसंद आ सकती है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। तांग झेनलियू ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अचानक उसे एक धमाके की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे आसमान में एक बड़ा सा छेद हो गया हो। पूरा स्पेस गार्डन कांप उठा। भाड़ में जाओ, कौन इतना दुस्साहसी है कि स्पेस गार्डन में दखल देने आया है? तांग झेनलियू बहुत गुस्से में था। उसने आसमान की तरफ देखा तो आसमान अंतरिक्ष युद्धपोतों से भरा था जो स्पेस गार्डन की सुरक्षा को तहस नहस कर रहे थे। वे स्पेस गार्डन की ओर बढ़ रहे थे। जहाजों के पास कई डरावने जीव उड़ रहे थे। 33 आसमानों से आए कुछ नेता भी थे। तांग झेनलियू ने इनमें से कई लोगों को पहले भी देखा था। उसने पहचान लिया कि ये कभी गॉड कैओस पार्टी के सदस्य थे। वांग युहांग और तांग झेनलियू के चेहरे बदल गए। गॉड कैओस पार्टी पागल हो गई है। वे स्पेस गार्डन पर हमला क्यों कर रहे हैं? अंतरिक्ष उद्यान में निंग यू, हुआंग फुजिंग, जी किंग राजा, अति उच्च नेता, आकाश महल के नेता और अन्य सभी प्रकट हुए। कई कुलीन लोग युद्धपोतों और भयावह जीवों से भरे आकाश की ओर देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। युद्धपोत और डरावने जीव आकाश और दिन के उजाले को ढक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्पेस गार्डन बादलों से ढक गया हो। हान सेन कहाँ है? इतने सारे डरावने जीवों के बीच से कोई आगे बढ़ा। वो एची था। उसने स्पेस गार्डन की ओर देखा और बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकाली। पूरा स्पेस गार्डन प्रतिक्रिया में कांप उठा। हान यूफेई सबके सामने खड़ा हुआ और उससे बोला, हान सेन यहाँ बगीचे में नहीं है। बस हमें बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। उसे खुजलीदार ठंड ने जवाब दिया, मेरे मालिक ने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया है। हम यहाँ जीनो हॉल वंश को पुनः प्राप्त करने आए हैं। हान यूफेई ने आंखें मूंदकर जवाब दिया, अगर तुम्हें जीनो हॉल की वंशावली चाहिए तो जीनो हॉल का दरवाजा खटखटाओ। स्पेस गार्डन में हमें परेशान करने यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हान सेन की बेटी हान बाओ असल में उसकी बेटी नहीं है? एची ने पूछा। उसकी वंशावली जीनो हॉल से जुड़ी है। मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि चूंकि हम एक ही प्रजाति के हैं, अगर तुम हान बाओ को सौंप दोगे तो हम स्पेस गार्डन की समृद्धि को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम यहाँ स्पेस गार्डन में रहने के लिए स्वतंत्र होगे। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? हान यूफेई मुस्कुराती हुई दिख रही थी, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रही थी। इस दुनिया में एक और स्पेस गार्डन का होना कोई बड़ी बात नहीं होगी, इची ने कहा। स्पेस गार्डन का कम होना कोई कमी नहीं है। अगर स्पेस गार्डन हटा भी दिया जाए तो कोई दूसरा गुट उसकी जगह ले लेगा। हमें स्पेस गार्डन के अस्तित्व की कोई परवाह नहीं है।
तांग झेनलियू इतना गुस्से में था कि कुछ कहना चाहता था, लेकिन हान यूफेई पहले ही बोल पड़ा। वह हान सेन की बच्ची है। उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम उसे चाहते हो तो उसे ले जाओ, लेकिन मुझे किसी की इतनी हिम्मत देखकर भी नफरत होती है कि वह मुझे धमकी दे। अब जब तुमने अपनी बात कह दी है तो मैंने तुम्हें यह नहीं देने का फैसला किया है। मैं देखना चाहता हूं कि स्पेस गार्डन को नष्ट करने में तुम क्या करोगे। बुरा नहीं। अगर तुम में वाकई स्पेस गार्डन को तबाह करने की क्षमता है तो बकवास बंद करो, तांग झेनलियू ने चिल्लाकर कहा। तुम्हें जरूर मौत की इच्छा होगी, इची ने ठंडे स्वर में कहा। अब वो कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। उसने हाथ हिलाया और कई जहाजों और डरावने जीवों ने स्पेस गार्डन पर एक पागलपन भरा हमला शुरू कर दिया। एक युद्धपोत ने अपने दरवाजे खोलकर ब्रेक वर्ल्ड के कई जानवरों को जहाज की पकड़ से आजाद कर दिया। वे भेड़ियों की तरह थे जिन्हें महीनों से भूखा रखा गया था, और अब वे स्पेस गार्डन नामक भेड़ों के बाड़े में बेरोक-टोक घूमने के लिए आजाद थे। स्पेस गार्डन में ब्रेक वर्ल्ड के कई जानवर थे। उनकी संख्या 100 थी। धमाका। स्पेस गार्डन में एक बाइसेमा था जो एक जादू से बना था। इसने ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों के हमले को रोक दिया, लेकिन फिर बाइसेमा पर ब्रेक वर्ल्ड के सभी प्रकार के जानवरों ने हमला कर दिया। ये टिमटिमाता रहा। ऐसा लग रहा था कि यह कभी भी टूट जाएगा। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, हान यूफेई ने ठंडे स्वर में कहा। उसने बेस की ओर देखा। ब्रेक वर्ल्ड के जानवर देखने में बहुत ही चौंकाने वाले थे। स्पेस गार्डन में लड़ने की ताकत थी, लेकिन स्पेस गार्डन खुद इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकता था। अगर लोग लड़ने लगे तो ये जगह बिखर जाएगी। कुलीन वर्ग के अलावा स्पेस गार्डन के आम लोग भी बेशक मर जाएंगे। स्पेस गार्डन की बाइसेमा मिस्टर व्हाइट ने स्थापित की थी। सिर्फ मिस्टर व्हाइट ही जानते थे कि यह टिकेगी या नहीं। लिन फैंग को बुलाओ। तुम लोग लड़ाई पर ध्यान दो और किसी और चीज की चिंता मत करो, मिस्टर व्हाइट ने हान यूफेई से कहा। इससे हान यूफेई को काफी शांति मिली। ऐसे में चलो लड़ते हैं, हान यूफेई ने आदेश दिया। तांग झेनलियू, जो बुरी तरह से लड़ना चाहता था, ने जगह तोड़ दी। उसने एक चाकू निकाला और सीधे बाइसेमा की ओर बढ़ा और एक ब्रेक वर्ल्ड जानवर पर हमला कर दिया। इससे पहले कि उसका चाकू उस ब्रेक वर्ल्ड जानवर तक पहुंच पाता, हरे पंखों से भरा एक आसमान तीरों की बारिश की तरह बरस पड़ा। हर हरा पंख ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों के शरीरों को भेदता हुआ उन्हें मार गिरा रहा था। ब्रेक वर्ल्ड के 100 जानवर तेजी से खत्म हो गए। हरे पंखों वाला एक शांत आदमी अंतरिक्ष में बैठा था। वो निंग यू था। 9 रियल, वो तुम्हारा है, इची ने ब्रेक वर्ल्ड के एक जानवर से कहा। ब्रेक वर्ल्ड का जानवर सफेद बाघ जैसा था। बड़ा तो नहीं था, लेकिन आम बाघ से भी बड़ा था। वो एक जहाज के ऊपर आराम कर रहा था। उसने इची का हुक्म सुना और आलस से नींद से जाग उठा। उसने निंग यू की तरफ देखा और फिर सो गया। सफेद बाघ को अपनी बात न मानते देख इची को गुस्सा आ गया। वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने एक बड़ी काली चिड़िया से कहा, मछली चिड़िया, जाओ और उसे मार डालो। बड़ा काला पक्षी ठंडा लग रहा था। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और जहाज से उड़ गया। वो बिजली की एक काली कौंध की तरह था जो आसमान और जमीन को चीर सकती थी। वो निंग यू की ओर ही जा रहा था। तुम लोग शांत मत रहो, हमें उन्हें गॉड कैस पार्टी की असली ताकत दिखानी चाहिए। जब इची ने आदेश दिया तो कई युद्धपोतों ने अपने दरवाजे खोल दिए। ब्रेक वर्ल्ड के कई जानवर बाहर निकल आए। उनकी संख्या कम से कम 1000 रही होगी। निंग यू का शरीर हरे रंग की रोशनी से चमक रहा था। सारे हरे पंख तलवार की रोशनी जैसे थे और उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों को मारने वाले हों। उसके हल्के पंख उड़ने से पहले आसमान से कई स्याही जैसे पंख गिरे। उन्होंने उसके हरे पंखों को टुकड़ों में बदल दिया। वे टूटकर धीरे धीरे नीचे गिर गए। निंग यू ने उस बड़े काले मछली पक्षी को देखा और भौहें चढ़ा दी। उसे लगा कि उस मछली पक्षी के अंदर एक डरावनी शक्ति है। निंग यू को रुकते और ब्रेक वर्ल्ड के और जानवरों को मार गिराने में असमर्थ देखकर हान यूफेई और बाकी लोग बाइसेमा से बाहर निकले। वे ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों से लड़ने के लिए वहां गए। अचानक आसमान और जमीन पर अंधेरा छा गया। लड़ाई की शॉकवेव्स हर जगह फैल गईं। हालांकि लड़ाइयां बहुत जोरदार थीं, फिर भी चाहे शक्तियां कितनी भी डरावनी हो या शॉकवेव्स कितनी भी शक्तिशाली हो, स्पेस गार्डन की रक्षा करने वाली बाइसेमा नहीं टूटी। बेस की सबसे ऊपरी मंजिल पर लिन फैंग ने मिस्टर व्हाइट को शतरंज के सामने खड़ा देखा। वह हैरान रह गया और पूछा, मिस्टर व्हाइट, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आइए, मेरे साथ शतरंज का खेल खेलिए, मिस्टर व्हाइट ने शतरंज की बिसात की ओर इशारा करते हुए कहा। लिन फैंग चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर व्हाइट क्या कहना चाह रहे थे। आखिर ऐसे समय में वह शतरंज खेलने के पक्ष में क्यों होगा? लेकिन लिन फैंग मिस्टर व्हाइट को समझ गया।
वह जानता था कि वह एक ऐसा इंसान है जो हर चीज को गंभीरता से लेता है, इसलिए उसके इस तरह व्यवहार करने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी। वो मिस्टर व्हाइट के सामने बैठ गया। शतरंज की बिसात पर पहले से ही मोहरे बिछे हुए थे। लिन फैंग ने बिसात पर नजर डाली। उसके पास जो काले मोहरे थे उनकी हालत पहले से ही खराब थी। अब तुम्हारी बारी है, मिस्टर व्हाइट शतरंज का मोहरा नीचे रखकर हंसे। लिन फैंग ने सिर हिलाया और शतरंज का एक मोहरा उठाया। उसने अपनी नजरों से शतरंज की बिसात पर नजर रखी। उसी पल उसका चेहरा बदल गया। शतरंज की बिसात मानो उसमें से अविश्वसनीय शक्ति प्रवाहित हो रही हो। जहां उसने शतरंज का मोहरा रखना चाहा, वहां से एक शक्ति उठ रही थी। इससे उसका हाथ और शतरंज का मोहरा उछलकर दूर जा गिरे। लिन फैंग को लगभग खून की खांसी आ गई। ऐसा लग रहा था मानो मिस्टर व्हाइट को इसकी उम्मीद थी। उन्होंने धीरे से कहा, धीमा हो जाओ। अपने सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का इस्तेमाल करके शतरंज की बिसात की ताकत को महसूस करो। तुम्हें बस अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके ताकत को एडजस्ट करना है। पूरब को उधार लो और पश्चिम को भर दो। इसके खिलाफ मत लड़ो। लिन फैंग समझ गया कि शतरंज की बिसात स्पेस गार्डन की रक्षा करने वाले बाई सेमा से जुड़ी हुई है। मिस्टर व्हाइट चाहते थे कि वह उसे थामे रहे। ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों की एक चौंकाने वाली संख्या आ गई थी। वे आसमान को ढके काले बादलों की तरह थे जो लगातार आगे बढ़ रहे थे। वांग युहांग अपनी बाइक पर बाई सेमा से बाहर निकल रहा था। वह पहले से ही अपने परम सुपर गॉड स्पिरिट मोड में था। उसका पूरा शरीर देखने में बहुत सुंदर था। जहां भी बाइक थी, एक खूनी झरना गिर रहा था और ब्रेक वर्ल्ड के जानवर एक दूसरे को चीर फाड़ रहे थे। तांग जेनलियू को ये सब देखकर मजा आ रहा था। वह हंसा और बोला, शाबाश छोटे चाचा, क्या गॉड कैओस पार्टी हम पर बस इतना ही फेंक सकती है? उन सभी ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों को लाने का क्या मतलब था छोटे चाचा के यहाँ रहते हुए? अगर 1000 आएंगे तो 1000 मरेंगे, अगर 10,000 आएंगे तो 10,000 मरेंगे। दिलचस्प है, कोई 1000 या 10,000 नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं। तुम लोग मुझे कैसे मारोगे? एक दुष्ट और मोहक आवाज अंतरिक्ष में गूंजी। रास्ते में 2 सिर वाली एक अजीब औरत खड़ी थी। उसने वांग युहांग को आगे बढ़ने से रोक दिया। ब्रेक वर्ल्ड के जानवर जो वांग युहांग की शक्ति के प्रभाव में एक दूसरे को मार रहे थे, उनकी आंखें लाल हो गईं। अब वे सब वांग युहांग की ओर लपके। वांग युहांग अपनी निष्ठा के उलटफेर से स्तब्ध रह गया। उसे पता था कि उसका सामना एक शक्तिशाली दुश्मन से हुआ है। उसने जल्दी से स्थिति बदलने के लिए अपने सुपर हार्मोन का विस्फोट किया। ब्रेक वर्ल्ड के जानवर वांग युहांग और 2 सिर वाली महिला से प्रभावित थे। उनकी आंखें लाल हो रही थीं, लगातार पागल हो रही थीं। वे वांग युहांग पर झपटते और फिर 2 सिर वाली महिला पर झपट पड़ते। 2 सिर वाली उस औरत का एक चेहरा बेहद मोहक था और दूसरा चेहरा बेहद ठंडा, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनमें जादुई शक्तियां हों। वे ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों पर वांग युहांग की पकड़ को तोड़ने के लिए उनसे लड़ने और उन पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ब्रेक वर्ल्ड के जानवर लगातार भावनाओं के उतार चढ़ाव से पागल हो गए। वे इतने पागल हो गए कि उन्होंने अपने ही शरीर को चीरना शुरू कर दिया। उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने खुद को इतना चीर डाला कि उनकी हड्डियां दिखने लगी, फिर भी वे रुके नहीं। बहुत समय हो गया है जब मैंने आखिरी बार किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना किया था जिसने मुझे चुनौती दी हो, उस खूबसूरत चेहरे ने कहा। तुम्हें मेरा नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम शैली है। उस महिला का शव वांग युहांग के लिए लाया गया। वांग युहांग और शैली लड़ने लगे। उन्हें बाकी चीजों पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। हालांकि उनके आसपास के ब्रेक वर्ल्ड के जानवर अभी भी प्रभावित थे। हालांकि उनके अलावा बाकी ब्रेक वर्ल्ड के जानवर स्पेस गार्डन के आसपास के बाई सेमा की ओर बढ़ रहे थे। हुआंगफू जिंग बाई सेमा से बाहर निकली। वो एक ब्रेक वर्ल्ड जानवर के सामने टेलीपोर्ट हो गई। उसने अपनी लंबी टांगों का इस्तेमाल युद्ध कुल्हाड़ी की तरह किया और ब्रेक वर्ल्ड जानवर को 2 टुकड़ों में काट डाला। सफेद बाघ ने आंखें खोली। इची के दोबारा बोलने से पहले ही वो उठ खड़ा हुआ। उसने हुआंगफू जिंग की तरफ देखा, अपने पैर हिलाए और गायब हो गया। जब वो दोबारा प्रकट हुआ तो वह हुआंगफू जिंग के ठीक सामने था। वेदना, हुआंगफू जिंग का दिल धड़क उठा। उसने अपनी बाहें ऊपर उठाईं। जैसे ही वो हिली, सफेद बाघ अपने पंजों के साथ हुआंगफू जिंग पर टूट पड़ा। अगर वह 1 सेकंड भी तेज न होती तो पंजों से उसकी आंखें फूट जाती। दोनों शक्तियों ने हमला किया। आसपास का स्थान दरकने लगा, यहां तक कि ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों के शरीर भी टूटने लगे। भयानक हमले शुरू हो चुके थे और स्पेस गार्डन के शक्तिशाली कुलीन वर्ग पहले से ही लड़ रहे थे। स्पेस गार्डन में अभी भी कई जीव थे जो बस लड़ाई को देख रहे थे। इनमें वेरी हाई और स्काई पैलेस के छात्र भी शामिल थे। स्काई पैलेस के छात्र खासकर बहुत उदास महसूस कर रहे थे। स्पेस गार्डन में कई कुलीन लोग लड़ रहे थे,
लेकिन स्काई पैलेस में सिर्फ स्काई पैलेस लीडर ही लड़ाई में हिस्सा ले सकता था। हम स्काई पैलेस के लोग कभी ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन अब हमें दूसरों की सुरक्षा पर निर्भर रहना होगा, स्काई पैलेस के एक बुजुर्ग ने आह भरी। दरअसल स्काई पैलेस के ज्यादातर छात्र यही सोच रहे थे। वे सब बहुत दुखी थे। जब वे उदास और शिकायत कर रहे थे, तभी स्काई पैलेस कैंप से दो परछाइयां, एक काली और एक सफेद, उठकर आई। वे बाइसेमा की सुरक्षा छोड़कर ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों के झुंड में घुस गईं। ये लोन बैम्बू और यू शानशिन है। जब स्काई पैलेस के छात्रों ने उन दोनों को देखा तो वे बेहद खुश हो गए। हाँ, स्काई पैलेस के हम लोगों के बीच लोन बैम्बू और यू शानशिन है। वे स्पेस गार्डन के कुलीनों से कमजोर नहीं है। उन सभी जानवरों के बीच लोन बैम्बू और यू शानशिन को देखकर उन्होंने देखा कि उनमें से एक के पास बहुत तेज तलवार की रोशनी थी, दूसरे के पास बहुत हल्की जैड उंगली थी। वे स्पेस गार्डन के कुलीनों से कम नहीं थे। लोग उनकी उपस्थिति से बहुत खुश थे। जी यानरान लिंग र को पकड़े हुए थी, लेकिन वो चिंतित लग रही थी। स्पेस गार्डन में कई कुलीन लोग थे, लेकिन गॉड कैओस पार्टी में और भी कई ब्रेक वर्ल्ड जानवर और कुलीन लोग थे। उन्होंने ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों को बिना रोक टोक आते देखा। कई ब्रेक वर्ल्ड जानवर आते रहे। वे बाइसेमा को गिराने की कोशिश करते रहे। छोटी गोल्ड, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन का ख्याल रखना। लिटिल फ्लावर ने गोल्डन ग्रोलर से बात की, जो जी यानरान के बगल में था। वो जी यानरान की ओर मुड़ा और बोला, माँ, हालात बहुत खराब है, मैं युद्ध में जा रहा हूँ। सावधान रहो, जितना लड़ सकते हो लड़ो, लेकिन अगर बात ज्यादा हो जाए तो भाग जाओ। यही हान परिवार की परंपरा है, हमें शर्मिंदा मत करो। जी यानरान ने लिटिल फ्लावर के सिर पर हाथ फेरा। माँ, चिंता मत करो, इस दुनिया में कोई और इंसान नहीं है जो हमारी जान ले सके। ये कहकर लिटिल फ्लावर अंतरिक्ष से निकल गया और चला गया। उसका शरीर सफेद रोशनी से चमक रहा था। वो किसी और इंसान जैसा लग रहा था। वो जवान नहीं लग रहा था। उसके सफेद लंबे बाल ऐसे लहरा रहे थे जैसे कोई युद्ध देवता उतर रहा हो। जैसे ही वो बाइसेमा से बाहर निकला, लिटिल फ्लावर ने अपना हाथ हिलाया। समय और स्थान बदलने लगे। ब्रेक वर्ल्ड के जानवर जो स्पेस गार्डन जा रहे थे, अचानक पलट गए। उन्होंने ब्रेक वर्ल्ड के दूसरे जानवरों पर हमला कर दिया। मैंने सुना है कि पवित्र शरीर की समय और स्थान की शक्ति अजेय है। आज मैं, इची, इसे जानने जा रही हूँ। इची ने समय में यात्रा की और लिटिल फ्लावर के हमले को रोक दिया। अंतरिक्ष की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इससे ब्रह्मांड ढह रहा था, तारे टूट रहे थे। अंतरिक्ष उद्यान की रक्षा करने वाली बाइसेमा के अलावा चारों ओर का अंतरिक्ष पूरी तरह अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। विकास की दीवार में हान सेन बहुत दबाव में तड़प रहा था। उसका शरीर टूट नहीं रहा था, लेकिन उसकी आत्मा अटूट नहीं थी। विकास की दीवार के हर इंच से कई अलग अलग जातियों की आत्माएं प्रकट हो रही थी। उनकी संख्या कम से कम 30,000 रही होगी। हान सेन पर 30,000 अलग अलग शक्तियों का दबाव था। उसकी इच्छाशक्ति इतनी मजबूत थी कि मानो वो स्टील जैसी हो। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी क्षण टूट जाएगा। अगर यह कोई और प्राणी होता तो उनकी इच्छाशक्ति कुचल दी जाती, वे मूर्ख बन जाते। अभी हान सेन का पागल न होना, ये सब एक चमत्कार जैसा था। उस दबाव के नीचे उसका शरीर अभी तक हिल नहीं पाया था। वो अभी भी अपने शरीर की शक्ति को अपनी इच्छाशक्ति और आत्मा के साथ मिलाने में सक्षम नहीं था। क्या क्रेप मर्टल मुझे बेवकूफ बनाना चाहता था? हान सेन जानता था कि यह मुमकिन नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था जैसे उसकी इच्छाशक्ति टूटने को तरस रही हो। वो कोई देवता नहीं था, वह तो बस एक इंसान था। इंसानों की अपनी सीमाएं होती है। हान सेन को लग रहा था जैसे उसकी इच्छाशक्ति को उसकी सीमा से बहुत आगे धकेला जा रहा है। अचानक विकास की दीवार पर एक नई प्रजाति दिखाई दी। वो चमक उठी। उसका नाम किसी भी अन्य प्रजाति के नाम से ज्यादा चमकीला था। वह तारों के सागर के बीच एक चमकते चांद की तरह था। वो कितना पवित्र था, परी। जब हान सेन ने ये शब्द देखा तो वह चौंक गया। हान सेन को इस शब्द का मतलब पता था, लेकिन दो संभावनाएं थीं। पहली, ये ज़ेड स्पिरिट परियां थी जो कैओस से बनी थी। दूसरी संभावना ज्यादा डरावनी थी। उस शब्द का मतलब शायद गॉड कैओस पार्टी का नेता रहा होगा। सच कहें तो सिर्फ गॉड कैओस पार्टी का नेता ही परी था। ज़ेड पवित्र परियां तो कैओस द्वारा बनाए गए कुछ उत्पाद थे। जीनो ब्रह्मांड में अराजकता पैदा हो गई थी। क्या वो जीनो हॉल में लालटेन जला पाए? अगर ऐसा था तो ये बहुत डरावना होगा। हान सेन चौंक गया। उसकी इच्छाशक्ति जल्द ही टूटने वाली थी। अगर परी शब्द का मतलब अराजकता होता तो उसकी शक्ति अकल्पनीय रही होगी। वो निश्चित रूप से उस कदम के सबसे करीब रहने वाली प्राणी रही होगी।
उस दिव्य प्रकाश के भीतर से एक परी और जैड जैसी दिखने वाली स्त्री प्रकट होने लगी। वो धूल के बादल से बाहर निकली। अब उसे पवित्र कहना भी मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे ब्रह्मांड की सबसे आध्यात्मिक प्राणी हो। उसके शरीर का हर इंच, हर सेंटीमीटर, यहाँ तक कि उसके पहने हुए कपड़े भी बेहद खूबसूरत थे। उसकी आभा सचमुच अद्भुत थी। उसके आते ही हान सेन की तनावग्रस्त इच्छाशक्ति कमजोर पड़ गई। वो एक रबर बैंड की तरह था जिसे अब पूरी तरह खींचा जा रहा था। वो किसी भी पल टूट सकता था। क्रेप मर्टल ने कहा था कि विकास की दीवार पर कोई भी प्राणी कभी भी ब्रह्मांड वर्ग तक नहीं पहुंच पाया। अगर यह सच है तो इस परी के साथ क्या हो सकता है? उसकी शक्तियां अभी भी बहुत प्रबल है। वो मेरे द्वारा देखे गए किसी भी अन्य प्राणी से बेहतर है। लेकिन क्या इतना शक्तिशाली प्राणी अभी तक ब्रह्मांड वर्ग तक नहीं पहुंच सकता? हान सेन उस शक्ति को देखकर हैरान रह गया जो वह देख रहा था। उसकी इच्छाशक्ति डगमगा रही थी। अगर परी की शक्ति कम हो जाती तो हान सेन उसे संभाल नहीं पाता। अगर उसकी इच्छाशक्ति टूट जाती तो भले ही वो मूर्ख न बनता, वो खुद पर और अपनी युद्ध क्षमताओं पर जो भी भरोसा था सब खो देता। एक योद्धा के लिए ये सबसे बुरा परिणाम था। शक्ति एक अभिजात वर्ग का आधार थी, लेकिन साहस उसकी आत्मा थी। आत्मा के बिना शक्तिशाली शरीर का कोई मतलब नहीं था। इसका मतलब था कि व्यक्ति बस एक कमजोर व्यक्ति होगा जिसके पास बहुत शक्तिशाली शक्ति होगी। हान सेन अभी भी इन सब पर विचार कर रहा था। तभी परी स्त्री की शक्ति उतर आई। क्रेप मर्टल, तुमने तो मुझे मार ही डाला। अगर तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया तो मैं तुम्हारे बेटे को श्राप दूंगा कि उसका लिंग ही न रहे। हान सेन ने उसे श्राप तो दे दिया, लेकिन अगर उसे उस डरावनी शक्ति से लड़ना था तो उसे अपना ध्यान केंद्रित करना था। धमाका। जब शक्ति उतरी तो हान सेन का दिमाग मानो फट गया हो। यह बहुत ही जबरदस्त था। यह मानो नदी जैसा था। यह उसके मानसिक बांध पर बार बार टकरा रहा था, जो मानो किसी भी क्षण टूट जाएगा। स्पेस गार्डन दुश्मन की लहरों का डटकर मुकाबला कर रहा था। उनकी सहन शक्ति गॉड कैओस पार्टी के वरिष्ठों की कल्पना से कहीं ज्यादा थी। स्पेस गार्डन की कुछ ही सेनाएं गॉड कैओस पार्टी के कई कुलीनों और ब्रेक वर्ल्ड राक्षसों के आगे बढ़ने को रोकने में कामयाब रहीं। कई ब्रेक वर्ल्ड राक्षसों ने हमला किया, लेकिन उन्हें भी पीछे धकेल दिया गया। ये बहुत डरावना है। ये स्पेस गार्डन की पूरी शक्ति का बस एक छोटा सा हिस्सा है। उनके दल में ब्रेक वर्ल्ड के कई कुलीन लोग हैं। अगर वे इसी तरह बढ़ते रहे तो गॉड कैओस पार्टी शायद उन पर लगाम न लगा पाए और उन्हें काबू में न रख पाए। मिस्टर लीडर बहुत होशियार है। उन्हें स्पेस गार्डन का खतरा पहले से ही समझ आ गया था और उन्होंने उन्हें हटाने की मांग भी कर दी है। हो सकता है कि ऐसा ही हो, लेकिन हमने गॉड कैओस पार्टी की पूरी सेना पहले ही भेज दी है। फिर भी हम अभी तक स्पेस गार्डन पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। क्या हमें मदद के लिए नेता को बुलाना चाहिए? एक युद्धपोत के अंदर गॉड कैओस पार्टी के कुछ बुजुर्ग एक निजी बैठक में चर्चा कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, नहीं, मानव राजा अभी अभी जीनो टैबलेट का स्वामी बना है। वो स्वामी बन गया है। अगर मैं उसकी भागीदारी के बिना ये काम नहीं कर पाया तो वो अब मेरा इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम मदद नहीं मांगोगे तो भले ही तुम्हें स्पेस गार्डन मिल जाए, गॉड कैओस पार्टी के ज्यादातर लोग मर जाएंगे। एक और बुजुर्ग ने पिछले बुजुर्ग से असहमत होते हुए कहा, हम में से बहुत कम लोग बचेंगे। अपनी मौजूदा ताकत के साथ हम अपनी पार्टी में एक अहम पद कैसे हासिल कर पाएंगे? तुम दोनों अपने अपने हिसाब से सही हो। एक और बुजुर्ग ने चिड़िया जैसा चेहरा बनाकर कहा, हमें ये करना ही होगा, लेकिन हम अपनी सारी दौलत नहीं दे सकते। पक्षी बुजुर्ग, आपके पास सबसे रचनात्मक विचार है। आप इन दोनों विचारों को मिलाने के लिए क्या सुझाव देते हैं? सभी बुजुर्ग पक्षी जैसे बुजुर्ग की ओर देखने लगे। बड एल्डर हंसा, हमारा मिशन हान सेन की सौतेली बेटी हान बाओ एर को वहां से निकालना है। मिस्टर लीडर ने हमें स्पेस गार्डन को नष्ट करने के लिए कभी नहीं कहा, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनमें कोई अंतर है? स्पेस गार्डन में ये लोग हान सेन की सौतेली बेटी की रक्षा करेंगे। अगर हम स्पेस गार्डन को नहीं हरा पाए तो हम हान बाओ एर को वहां से कैसे निकाल पाएंगे? पहले वाले एल्डर को समझ नहीं आया, इसलिए उसने स्पष्टीकरण मांगा। बड एल्डर ने अपने होंठ ऊपर उठाए और कहा, तुम लोग इतने लंबे समय से जिंदा हो, क्या तुम भी इतने समय में कुत्ते बन गए हो? आने से पहले क्या तुमने हान सेन परिवार की जांच पड़ताल में समय नहीं बिताया? बड एल्डर, जल्दी से सब कुछ बता क्यों नहीं देते? एक चिड़चिड़े बुजुर्ग ने बड एल्डर को नाराजगी से देखते हुए पूछा। हम सब बुजुर्ग हैं, इसलिए कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। बड एल्डर ने गहरी सांस ली और कहा, जहां तक मुझे पता है हान सेन की 2 बेटियां हैं। उसकी कुछ सौतेली बेटियां भी हैं। हान बाओ एर ही सबसे ज्यादा प्यार करने वाली है।
उसके साथ एक जैविक बेटी जैसा ही व्यवहार किया जाता है। एक बुजुर्ग ने होंठ ऊपर उठाते हुए कहा, अगर मेरी कोई सौतेली बेटी होती जो इतनी अच्छी होती तो मैं उसके साथ भी अपनी सगी बेटी जैसा ही व्यवहार करता। जब वो बड़ी होगी तो हमारा परिवार तरह तरह की खुशियां बटोरेगा। बड एल्डर हंसने लगा, इसका मेरी बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हान सेन और हान बाओ एर के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। वे सगे बाप बेटी जैसे हैं। और ऐसा सिर्फ हान सेन के साथ ही नहीं है। हान सेन की पत्नी भी हान बाओ एर के साथ एक सगी माँ जैसा व्यवहार करती है। हान बाओ एर भी हान सेन के बच्चों को सगे भाई बहनों जैसा मानता है। हमें असल में स्पेस गार्डन की जरूरत नहीं है। हमें बस हान सेन के परिवार को पकड़ना है, फिर हान बाओ एर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। एक बुजुर्ग ने उलझन से पूछा, हमें केवल हान सेन की पत्नी और बेटी को ही क्यों पकड़ना चाहिए? बड एल्डर ने लिटिल फ्लावर की ओर इशारा किया, जो इची से लड़ रहा था, और कहा, ये हान सेन का जैविक पुत्र है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसे पकड़ सकते हो तो जाओ और उसे पकड़ लो। एक एल्डर देखने गया। उसने उसकी गर्दन दबा दी। इची जैसा भयानक व्यक्ति वास्तव में लिटिल फ्लावर से परेशान था। अगर गॉड कैओस पार्टी के अन्य सदस्यों ने उसकी मदद न की होती तो वो अब तक मर चुका होता। उसने उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। बड एल्डर ने उसे बोलते हुए देखा और कहा, सभी कुलीन लोग अब बाहर निकल चुके हैं। वे स्पेस गार्डन छोड़कर जा चुके हैं, जिससे ये जगह खाली और असुरक्षित हो गई है। हमें अभी अंदर घुसकर हान सेन की पत्नी और बेटी को पकड़ लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी सफलता का सबसे अच्छा मौका होगा। लेकिन स्पेस गार्डन का बाइसेमा अजीब है। कई ब्रेकवर्ल्ड जानवर इतने लंबे समय से इस पर हमला कर रहे हैं, फिर भी वे इसे तोड़ नहीं पाए हैं। हम इसमें कैसे पहुंच पाएंगे? कुछ बुजुर्गों ने बड एल्डर को अजीब तरह से देखा, ये जानते हुए कि उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता होगा। उसके पास पहुंच पाने का कोई सुझाव होना चाहिए था। यह आसान है, बड एल्डर ने कहा। जाहिर है हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन यह मत भूलना कि हमारे साथ एक खास ब्रेकवर्ल्ड जानवर आया है। एक बाइसेमा जानवर केवल बाइसेमा से होकर ही जा सकता है। हालांकि वे बाइसेमा को तोड़ नहीं सकते। इसके अकेले अंदर जाने का क्या मतलब है? ये बाइसेमा जानवर अभी अभी दुनिया को तोड़ने में कामयाब हुआ है। यह ज्यादा ताकतवर नहीं है। स्पेस गार्डन का कोई भी ब्रेकवर्ल्ड एलीट इसे मार सकता है। बड एल्डर हंसा, हम किसी को बाइसेमा जानवर के पेट में डाल सकते हैं ताकि उन्हें स्पेस गार्डन में तस्करी करके पहुंचाया जा सके। एक एल्डर ने पूछा, कोई रास्ता तो हो सकता है, लेकिन हम वहां किसे भेजेंगे? गॉड कैओस पार्टी के कुलीन वर्ग स्पेस गार्डन पर हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पीछे हटने का संकेत देना सही कदम नहीं होगा। यह आकाशीय इनाम है, बड एल्डर ने कहा। हम इसे किसी और को नहीं दे सकते। मुझे नहीं लगता कि स्पेस गार्डन में कोई ब्रेकवर्ल्ड एलीट बचा है। अगर होता भी तो वे ब्रेकवर्ल्ड के जानवरों को बाइसेमा पर हमला नहीं करने देते। इसलिए बाइसेमा जानवर को ये काम खुद ही करना चाहिए। लेकिन इनाम बाइसेमा जानवर को ही मिलेगा। शायद हमें कोई लाभ न मिले। हमें वहां अकेले जाना होगा ताकि हम मिस्टर लीडर से इनाम पा सकें। जब लोगों ने सुना कि बड एल्डर क्या कहने वाला है तो वे थोड़ा हिचकिचाए। वे सभी गॉड कैओस पार्टी के बुजुर्ग थे और बहुत मजबूत थे, लेकिन वे बहुत लंबे समय तक जीवित रहे थे। आमतौर पर इतने लंबे समय तक जीवित रहने वाले जीव अपने जीवन को संजोकर रखते हैं। वे खुद को 1 अरब साल जीने देते हैं और अपने जीवन को बहुत संजोकर रखते हैं। इसलिए वे गॉड कैओस पार्टी के बुजुर्ग थे, लेकिन वे मुख्य सदस्य नहीं थे। जब ह्यूमन किंग ने गॉड कैओस पार्टी पर कब्जा किया तो उसके पास ज्यादा जनशक्ति नहीं थी, इसीलिए उनका इस्तेमाल किया गया, वरना कोई नहीं चाहता था कि वे स्पेस गार्डन पर हमला करें। बेशक एक और वजह भी थी। गॉड कैओस पार्टी के कई मुख्य सदस्यों ने संगठन के साथ विश्वासघात किया था। बड़ी बात गॉड किन शियाओ के हाथों में समा गया था और रॉकी डी गायब था। इस्तेमाल करने लायक ज्यादा लोग नहीं थे। अगर तुम लोग साथ नहीं आना चाहते तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा, लेकिन इनाम किसका है इस पर तुम झगड़ नहीं पाओगे। चिड़िया बुजुर्ग ठिठुरते हुए हंसा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, एक बुजुर्ग ने कराहते हुए कहा। उसने दांत पीसते हुए उसके साथ जोखिम उठाने का फैसला किया। 5 और बुजुर्ग जल्दी से शामिल होने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने बाइसेमा जानवर को बुलाया। उनमें से 5 ने खुद को बाइसेमा जानवर के अंदर छिपा लिया। जब अराजकता हो रही थी, बाइसेमा अंतरिक्ष गार्डन में घुस गया। मिस्टर व्हाइट अभी भी लिन फैंग के साथ शतरंज खेल रहे थे। उनका दिल धड़क उठा, कुछ तो हुआ होगा। उनकी उंगलियों में एक शतरंज का मोहरा था। उनके दूसरे हाथ में कई अन्य शतरंज के मोहरे थे। उन्होंने उन्हें मेज पर फेंक दिया।
उन्होंने शतरंज के कुछ मोहरों को देखा और भौहें चढ़ाईं। यह अच्छा है या बुरा? अगर यह बुरा है तो इसे चकमा नहीं दिया जा सकेगा। ये भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि यह अच्छा है या बुरा। मिस्टर व्हाइट, क्या कुछ गड़बड़ है? लिन फेंग ने पूछा। कुछ नहीं, चलो बस शतरंज खेलते रहें और इस जगह की रक्षा करते रहें, मिस्टर व्हाइट ने कहा। उन्होंने माँ और बेटी जी यानरान की ओर देखा। जी यानरान लिंग र को पकड़े हुए थी। वो ऊपर चल रही लड़ाई देख रही थी। वो लड़ाई में ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने बीच में कोई मदद नहीं की। नन्हा गोल गोल जी यानरान के बगल में लेट गया। जब से स्पेस गार्डन में कुछ हुआ था तब से वो वहां से उठा ही नहीं था, मानो उसने हमेशा के लिए वहीं सोने का फैसला कर लिया था। अचानक सोती हुई छोटी सी गोल्ड गोल्ड ने आंखें खोली। उसने अपना सिर उठाया। उसने बेस के बाहर एक खास दिशा में देखा। जी यानरान ने लिटिल गोल्ड गोल्ड के अजीब व्यवहार को देखा, इसलिए उसने पूछा, लिटिल गोल्ड गोल्ड, क्या हो रहा है? छोटे गोल्ड गोल्ड ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खड़ा हो गया और एक निश्चित दिशा में देखता रहा। दूसरी तरफ लिटिल सिल्वर, लिटिल कैट, छोटी लाल चिड़िया और हान परिवार के बाकी पालतू जानवर आराम कर रहे थे। वे सब उठकर माँ और बेटी जी यानरान के पास खड़े हो गए। बड एल्डर बहुत होशियार है, गॉड कैओस पार्टी के एक बुजुर्ग ने कहा, जो बाई सेमा जानवर की पीठ पर बैठा था। वह पागलों की तरह हंस रहा था। स्पेस गार्डन के सभी एलीट बाहर है। मुझे अभी ब्रेक वर्ल्ड के किसी एलीट की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा है। ऐसा करने पर हमें बड़ा इनाम मिलने वाला है। स्पेस गार्डन के ब्रेक वर्ल्ड के अभिजात वर्ग, जो खतरे का मुकाबला करने में सक्षम थे, पहले ही बाहर निकल चुके थे। अब केवल छात्र ही बचे थे। सबसे शक्तिशाली छात्र भी अभी तक दुनिया को तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ था। उन्होंने एक बड़े अजगर जैसे दिखने वाले जानवर को आते देखा, और ये देखकर वे सभी चौंक गए। उनकी प्रतिक्रियाएं धीमी नहीं थीं। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग उस जानवर को पीछे हटाने और धीमा करने के लिए किया, लेकिन उनकी शक्तियां उस जानवर के शरीर को छूने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। एक बुजुर्ग बाई सेमा जानवर की पीठ पर बैठा था। वो हमला करने ही वाला था कि स्पेस गार्डन के छात्र को मार डाला, लेकिन बड एल्डर ने उसे रोक दिया। इन्हें नजरअंदाज करो, बड एल्डर ने कहा। जो मामला हाथ में है उस पर ध्यान दो। इन लोगों को मारना आसान होगा। हम बाद में वापस आकर इनसे सफाई कर सकते हैं। फिर उसने बड़े जानवर को उस आंगन में जाने का आदेश दिया जहां जी यानरान थी। उसे बहुत पहले पता चल गया था कि जी यानरान कहाँ रहती है। उसने यह विचार बहुत पहले ही बना लिया था। नहीं, वे उस आंगन में जा रहे हैं जहां नेता है। स्पेस गार्डन के कई छात्र सदमे में थे। वे सचमुच अब उस बड़े जानवर को रोकना चाहते थे, लेकिन बाई सेमा जानवर की ताकत के आगे उनकी ताकत बहुत कम थी। वे बाई सेमा जानवर के शरीर को छू भी नहीं सकते थे। बाई सेमा जानवर सब कुछ पार करके हान सेन और जी यानरान के घर की ओर बढ़ने में सक्षम था। धमाका धमाका, बाई सेमा जानवर के शरीर से पूरा घर टूट गया था। घर चकनाचूर हो गया था। जी यानरान लिंग एर को पकड़े हुए घर से बाहर भागी। क्या ये हान सेन की पत्नी और बेटी है? एक बुजुर्ग की नजर जी यानरान और लिंग एर पर पड़ी। देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, ये वही है। पक्षी बुजुर्ग भी ये दृश्य देखकर बहुत उत्साहित थे। अगर उन्होंने उन्हें पकड़ लिया तो हान बाओ एर का बाहर आना निश्चित था। बाई सेमा जानवर, मैं तुम्हें उन्हें निगलने का आदेश देता हूँ। बाई सेमा जानवर को नियंत्रित करने वाले बुजुर्ग ने आदेश दिया। वह चाहते थे कि बाई सेमा जानवर जी यानरान, माँ और बेटी को निगल जाए। उसके बाद वे जल्दी से अंतरिक्ष उद्यान से निकल जाएं। बाई सेमा जानवर ने अभी अपना मुंह खोला ही था कि चारों तरफ से एक सुनहरी रोशनी फैल गई। अंतरिक्ष से एक विशालकाय, सुनहरा, विशाल जानवर प्रकट हुआ। वह बाई सेमा जानवर से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने बाई सेमा जानवर को निगल लिया। पक्षी बुजुर्ग और बाकी बुजुर्ग सदमे में थे। वे सब हमले से बच निकले। बाई सेमा जानवर इतना धीमा था कि रास्ते से हटने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे बड़े सुनहरे जानवर ने काट लिया और चबा गया। उसने उसकी सारी खाल और हड्डियां निगल ली। क्या हो रहा है? स्पेस गार्डन में इतना शक्तिशाली जीव कब से आ गया? एक बुजुर्ग पक्षी बुजुर्ग को देखकर हैरान रह गया। बड एल्डर ने गोल्डन ग्रोलर को गुस्से से देखा और कहा, हान सेन की पत्नी और बेटी पर एक शक्तिशाली जीव नजर रख रहा है। बकवास बंद करो। बाई सेमा जानवर चला गया है। अब हम बाहर नहीं निकल सकते। हमारे पास हान सेन की पत्नी और बेटी को मारने के अलावा कोई चारा नहीं है। हम पांचों को मिलकर काम करना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उस बड़े सोने के जानवर को गिरा सकते हैं। बस उसे मार डालो। बड एल्डर को ऐसा होने का अंदेशा था, वरना वो दूसरे बुजुर्गों को अपना इनाम पाने के लिए नहीं लाना चाहता था। बाकी बुजुर्ग जानते थे कि अब उनके लिए भागने का समय नहीं है।
इसलिए उन्होंने दांत पीसते हुए बड एल्डर के साथ लड़ने की ठान ली। हालांकि उनकी हिम्मत छोटी थी और वे मरने से डरते थे, फिर भी उनकी शक्ति उनके पास थी। उनकी शक्ति बहुत डरावनी थी। गोल्डन ग्रोलर को 5 डरावनी शक्तियां मिली। गोल्डन ग्रोलर जी यानरान के सामने आया और एक सुनहरी रोशनी बिखेरी। उसने आने वाली 5 शक्तियों पर सोने की रोशनी की एक धारा फेंकी। धमाका! गोल्डन ग्रोलर का शरीर थोड़ा पीछे की ओर झटका खा गया। वो लगभग जी यानरान और लिंग, एर, माँ और बेटी को टक्कर मारने ही वाला था, लेकिन उसका शरीर अचानक रुक गया। बड एल्डर और बाकी लोग हैरान और खुश थे। गॉड कैओस पार्टी में अलग अलग 5 शक्तियों को मध्यम और उच्च के बीच का दर्जा दिया गया होगा। एक साथ इस्तेमाल करने पर उनकी 5 शक्तियां सोने के बड़े जानवर को हराने के लिए पर्याप्त थीं। सोने के बड़े जानवर की शक्ति बहुत डरावनी थी। वे खुश थे कि उनकी 5 शक्तियां बड़े सोने के जानवर को दबा सकती थीं, जिससे वे अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे थे। छोटा सोना सोना, लिंग र ने देखा कि गोल्डन ग्रोलर के मुंह से खून बह रहा था। अब बड एल्डर और उसके लोग उस पर और भी डरावनी शक्तियां छोड़ रहे थे। वह चीख पड़ी। गोल्डन ग्रोलर ने अपने मुंह से बहते खून पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें सुनहरी चमक रही थीं। उसने फिर से अपना मुंह खोला। इस बार मुंह खुलने पर कोई डरावनी सुनहरी रोशनी नहीं निकली। वो एक सुनहरा दरवाजा थूक रहा था। बड एल्डर को सुनहरे दरवाजे की मौजूदगी से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने जीवनकाल में कई अजीबोगरीब शक्तियां देखी थीं, लेकिन उन्होंने पहले कभी सुनहरे दरवाजे नहीं देखे थे। यहां तक कि ऐसे जीव भी जो अपनी शक्तियों से महल बना सकते थे, उन्होंने पहले देखे थे। उन्होंने बहुत कुछ देखा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी बहिर्गामी शक्तियों का वोल्टेज बढ़ा दिया। उन्होंने उस सुनहरे दरवाजे पर हमला किया जिसे गोल्डन ग्रोलर खोल रहा था। धमाका! आकाश और धरती को नष्ट करने वाली 5 शक्तियां उस द्वार से टकराईं। इससे स्वर्ण द्वार ध्वनि से गूंज उठा, परंतु उनकी शक्तियां स्वर्ण द्वार को तोड़ नहीं सकीं। बड एल्डर और 5 लोग हैरान रह गए। एक एल्डर हैरान सा लग रहा था और उसने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम 5 एल्डर्स जिस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, उसके बल पर इच्ची जैसा इंसान भी, अगर वो समय का द्वार भी बना ले, तो हमारी ताकत का सामना नहीं कर पाएगा। हम उसके समय के द्वार तोड़ सकते थे, तो ये सुनहरा द्वार आसानी से कैसे नहीं टूट सकता? ये जीव किस तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है? पक्षी बुजुर्ग ने सोचा कि इसमें भी जरूर कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अचानक कच्चा की आवाज आई। 5 बुजुर्ग चौंक गए। उन्होंने सुनहरे दरवाजे की ओर देखा जो आधा खुला हुआ नहीं लग रहा था। सुनहरे दरवाजे के पार से एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये सूर्यास्त के समय ढलती रोशनी जैसी थी और दरवाजे और चौखट के बीच की दरार से रिस रही थी। इससे पहले कि बड एल्डर और बाकी लोग कुछ कर पाते, जहां भी सुनहरी रोशनी पड़ी, वो जगह मानो शून्य में बदल गई। बड एल्डर, जो एक शक्तिशाली अस्तित्व था, उस सुनहरी रोशनी के प्रभाव में तुरंत पिघल गया। उसे अपनी मृत्यु के बारे में चीखने का भी मौका नहीं मिला। ब्रेक वर्ल्ड के कुलीन वर्ग, जिनकी ब्रेक वर्ल्ड दर कम से कम 95% थी, पूरी तरह से गायब हो गए। उनका कोई नामो निशान नहीं बचा। छोटे सोने सोने, कोई बात नहीं, अब तुम सुनहरा दरवाजा हटा सकते हो। जी यानरान गोल्डन ग्रोलर पर चिल्लाई। वो जानती थी कि अगर सुनहरा दरवाजा पूरी तरह से खुल गया तो क्या होगा। पूरा स्पेस गार्डन निस्संदेह नष्ट हो जाएगा। सौभाग्य से गोल्डन ग्रोलर को इसकी भनक लग गई। उसने सोने का दरवाजा नहीं खोला, उसने उसे वापस निगल लिया। घर में घुसते हुए छात्रों को राहत मिली। पिछली बार जब लिटिल गोल्ड ने सुनहरा दरवाजा खोला था, तो कई छात्रों ने डरावना दृश्य देखा था। जब सुनहरा दरवाजा खुला, तो आसमान में मानव राजा ने अपनी आंखें खोली। वह हैरान था। ये कैसे संभव है? उनके पास ये शक्ति कैसे हो सकती है? यह असंभव है। मानव राजा का चेहरा और भी ज्यादा स्तब्ध हो गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखें घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे ब्रह्मांड का नजारा अब उसके अंदर समा गया हो। जब मानव राजा ने सुनहरे दरवाजे से सुनहरी रोशनी निकलती देखी, तो उसका शरीर कांप उठा। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक उठी। क्या ऐसा भी संभव है? क्या इस ब्रह्मांड में सचमुच ऐसा कोई प्राणी है? सुनहरे दरवाजे के पीछे मानव राजा का चेहरा बार बार बदल रहा था। बहुत देर बाद मानव राजा को लगा जैसे वो किसी निर्णय पर पहुंच गया हो। वो 33वें आसमान से नीचे उतरा। पूरा स्पेस गार्डन कसाईखाना बन गया था। हर तरफ पागलपन भरी हत्याएं और लाशें बिखरी पड़ी थीं। सफेद हड्डियां और खून के टुकड़े जमीन पर दूर दूर तक बिखरे पड़े थे। टूटी हड्डियों और बहते खून की आवाजें ध्वनिक परिदृश्य में गूंज रही थी। एक उग्र, पागलपन भरी लड़ाई में यह उतना डरावना नहीं था, बल्कि इससे लोगों में एक गर्म और खून खौलता हुआ आवेग पैदा हो रहा था।
लिटिल फ्लावर के कपड़े सफेद थे, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। उसे नहीं पता था कि अब तक उसने कितने ब्रेक वर्ल्ड के जानवर मारे हैं, लेकिन ब्रेक वर्ल्ड के और भी जानवर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी संख्या अनंत हो। सिर्फ लिटिल फ्लावर ही ऐसी हालत में नहीं था। स्पेस गार्डन के सभी कुलीन लोग खून से लथपथ थे। यह उनका अपना खून तो था ही, साथ ही इसमें दुश्मनों का खून भी मिला हुआ था। गॉड कैओस पार्टी के कुलीनों की आंखें भी लाल हो रही थीं। उनका जंगलीपन उनकी इंद्रियों पर हावी हो रहा था। सिर्फ दुश्मन का ताज़ा खून ही उनके उबलते खून को ठंडा कर सकता था। अचानक स्पेस गार्डन के ऊपर एक साया छा गया। ऐसा लगा जैसे पूरा युद्ध क्षेत्र जम गया हो। सभी जीव लड़ते रहे। कुछ के मुंह खुले हुए थे, कुछ के चेहरे टेढ़े थे, कुछ डरे हुए लग रहे थे, कुछ ने अपना चेहरा छिपा लिया और जोर जोर से रोने लगे। सभी जीवों की भावनाएं उस तरह जमी हुई थी जैसे वे एक पल पहले थे। टूटे हुए अंग और खून के छींटे हवा में जम गए थे। समय मानो रुक गया हो। यहां तक कि इची और निंग यू, जो ब्रेक वर्ल्ड के ताकतवर अभिजात वर्ग थे, भी यही हाल था। वे जम गए थे और हिल भी नहीं सकते थे। सब जानते थे कि यह समय नहीं रुका था। अगर समय रुक गया होता तो उनके विचार भी रुक जाते। अब वे चीजें देख और सोच सकते थे, बस अपनी आंखें नहीं हिला सकते थे। मानव राजा निंग यू ने जमे हुए शरीर को बाहर निकलते देखा। ऐसा करते ही उसकी आंखें छोटी हो गईं। मानव राजा अंतरिक्ष से आया था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड में सिर्फ वही जीवित बचा हो, बाकी सब कुछ एकदम शांत था। यहां तक कि शक्तिशाली कुलीन वर्ग, जिनकी विश्व तोड़ने की दर 100% थी, भी उसके सामने मृत दिखाई दे रहे थे। तांग जेनलियू ने भी मानव राजा को देखा। वो सचमुच चीखना चाहता था, मुझे जाने दो, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। लेकिन वो अपने दांत भी नहीं हिला सका। वो उस आदमी को उकसा भी नहीं सका। मानव राजा ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो बस आगे बढ़ता रहा। उसने गॉड कैओस पार्टी के लोगों और उनके हमले को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे उनका कोई वजूद ही ना हो। वो स्पेस गार्डन की ओर चलता रहा। स्पेस गार्डन का बाइसेमा ह्यूमन किंग पर काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सिर्फ हवा ही हवा हो और वो बस फूलों के साम्राज्य में चल पा रहा था। स्पेस गार्डन के अंदर सब कुछ ठहर सा गया था। हर प्राणी अजीब तरह से हिलना बंद कर चुका था। उन्होंने ह्यूमन किंग को हान सेन के घर की ओर जाते देखा। जब मानव राजा आया तो बाओ ए, जो उस समय अभयारण्य में थी, का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने जो कुछ भी कर रही थी सब रोक दिया। तुम क्यों जम गई हो? अभ्यास करती रहो। तुम अभी तक सफल नहीं हुई हो। तुम्हें जीन बीज के साथ संयोजन करना सीखना होगा। अराजकता ने बाओ एर को पूरी तरह रुकते देखा। उसने भौहें चढ़ाई और उसे जल्दी से आगे बढ़ाया। मुझे जीनो ब्रह्मांड में जाना है, बाओ एर ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा। बेबी, तुम अभी वापस नहीं जा सकती, कैओस ने कहा। माँ तुमसे वादा करती है कि एक बार तुम इसमें कामयाब हो जाओगी तो तुम जहां चाहो जा सकती हो। बाओ एर ने अपना सिर उठाया। एक एक शब्द बोलते हुए वो निश्चिंत दिख रही थी। मैं अब ब्रह्मांड में वापस जा रही हूँ, चाहे तुम्हारी इजाजत हो या ना हो। क्यों? कैओस चौंक गई। उसने पहली बार बाओ र को उससे इस तरह बात करते देखा था। क्योंकि मेरी माँ खतरे में है और मुझे उसे बचाना है, बाओ एर ने कहा। फिर वो दौड़कर दरवाजे की तरफ गई। उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाए। लेकिन मैं यही हूं, कैओस ने कहा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसे समझ आ गया कि वो जिस माँ की बात कर रही थी वो उसकी नहीं थी। वो हान सेन की पत्नी जी यानरान थी। स्पेस गार्डन में मानव राजा अकेले ही चला और एक ढह चुके घर के अवशेषों के पास पहुंचा। जी यानरान और उसके कुछ पालतू जानवर उस घर के अंदर फंस गए थे। गोल्डन रोलर पूरी तरह से जमा हुआ नहीं लग रहा था। वह जी यानरान के सामने रुका और मानव राजा की ओर देखा जो आ रहा था। उसने अपनी ओर आने से रोकने के लिए कुछ दहाड़ और आक्रामक आवाजें निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे वह मानव राजा को छोटे से बगीचे में न आने की चेतावनी दे रहा हो। यह वाकई अनोखा है। मानव राजा ने गोल्डन ग्रोलर की ओर देखा। वो छोटे से आंगन की ओर चल पड़ा। दहाड़। गोल्डन ग्रोलर इस नए दुश्मन से थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, लेकिन फिर भी वो धमकी भरे अंदाज में दहाड़ने में कामयाब रहा और उसके मुंह से एक दरवाजा बाहर निकल आया। हालांकि वो पूरी तरह से जमा नहीं था, लेकिन मानव राजा की शक्ति के प्रभाव से गोल्डन ग्रोलर की गति बहुत धीमी थी। सुनहरा दरवाजा उसके मुंह से बहुत धीरे धीरे निकला और उसे मानव राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया गया ताकि वो उसे रोक सके। क्या बस इतना ही है? मानव राजा ने सुनहरे दरवाजे को अजीब नजरों से देखा। उसने कुछ करने की योजना नहीं बनाई थी। दरअसल अगर ह्यूमन किंग पहले आगे बढ़ता तो गोल्डन ग्रोलर सोने का दरवाजा तोड़ ही नहीं पाता।
वो तुरंत मारा जाता। सुनहरा दरवाजा अभी तक नहीं खुला था। मानव राजा नाराज हो गया। उसका दिल जोर से धड़क उठा और गोल्डन ग्रोलर सामान्य हो गया। अब उस पर शक्ति का कोई असर नहीं था। दहाड़ गोल्डन ग्रोलर सुनहरा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर सामान्य हो रहा था। सुनहरा दरवाजा अब थोड़ा सा खुला हुआ था। सूर्यास्त के समान सुनहरी रोशनी दरवाजे से बाहर आई और मानव राजा पर चमक उठी। जब मानव राजा ने सुनहरी रोशनी देखी तो उसने अपना चेहरा छिपाने के लिए हाथ ऊपर उठाया। वो सुनहरी रोशनी उसके शरीर पर एक छोटे लेजर की तरह दौड़ रही थी। अचानक उसके काले क्रिस्टल कवच में एक सुनहरा दाग लग गया। वो सुनहरा दाग फैल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो काले क्रिस्टल कवच को जलाकर राख कर देगा। काले क्रिस्टल कवच के दर्द भरे एहसास को महसूस करते हुए मानव राजा की आंखें बेतहाशा चमक उठी। वो खुले सुनहरे दरवाजे को घूरते हुए उलझन में लग रहा था। ये शक्ति, यह वैसी ही शक्ति है जैसी मैंने पहले महसूस की थी। जब दरवाजा खुलता है तो क्या वो जगह है? सुनहरे दरवाजे का कोना और भी ज्यादा खुलता गया। प्रकाश की किरण और भी बड़ी होती गई। मानव राजा सुनहरे प्रकाश के सामने खड़ा था। उसका काला क्रिस्टल कवच पिघल रहा था। वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। जहां कहीं भी वो सुनहरी रोशनी चमकती, वो रोशनी शून्य में बदल जाती, यहां तक कि उससे कुछ भी बच नहीं पाता। मानव राजा की आंखें चमक उठी। उसने अपने हाथों के पीछे से सुनहरे दरवाजे की ओर देखा। सुनहरी रोशनी बहुत तेज थी। अपनी दृष्टि से भी वो देख नहीं पा रहा था कि अंदर क्या हो सकता है। काले क्रिस्टल कवच को नष्ट होते देख मानव राजा को एहसास हुआ कि अब वो उसे और नहीं देख सकता। वो सुनहरी रोशनी से दूर जाना चाहता था। मानव राजा को पता चला कि उसका शरीर उस सुनहरे प्रकाश से बंध गया है। एक आश्चर्यजनक, पूरी तरह से अप्रत्याशित घटनाक्रम में उसे पता चला कि वह प्रकाश की इस प्रचंड शक्ति से दूर टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था। वो स्तब्ध रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई शक्ति उसके साथ ऐसा कर सकती है। उसे पता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा, इसलिए उसने अपनी झिझक खत्म कर दी। उसने अपने शरीर को पूरी ताकत से हिलाया। उस गति के जरिए वो सुनहरी रोशनी के पीछे चला गया। सुनहरी रोशनी के दबाव में मानव राजा जैसा कुलीन भी हिल डुलकर आजाद नहीं हो पा रहा था। यहां तक कि उसका काला क्रिस्टल कवच भी सुनहरी रोशनी से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। कवच के उन हिस्सों पर जहां रोशनी पड़ रही थी, झुलसने के निशान, गड्ढे और छेद थे जो कवच में जल गए थे। उसके बड़े बड़े टुकड़े जलकर राख हो गए थे। दहाड़ गोल्डन ग्रोलर फिर गरजा। मानव राजा के दहाड़ने पर सुनहरा दरवाजा भी हिल गया। इसने उसे फंसाए रखा। मानव राजा को उस प्रकाश की किरण से बचने का मौका नहीं दिया जो उस पर पड़ रही थी। मानव राजा ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने फिर से अपनी इच्छाशक्ति का परिचय दिया। अचानक आकाश की शक्ति और जमीन की शक्ति एक साथ आ गई। गोल्डन ग्रोलर की शक्ति प्रभावित हुई और वह फिर से धीरे धीरे चलने लगा। सुनहरे दरवाजे की गति धीमी हो गई। मानव राजा तेजी से सुनहरे प्रकाश वाले क्षेत्र से बाहर निकला। अब मानव राजा के शरीर पर लगा काला क्रिस्टल कवच धुएं के रंग का हो गया था। उसके शरीर के कुछ हिस्से जल गए थे। मानव राजा के शरीर पर एक काला निशान रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मानव राजा के शरीर के भस्म होने में बस थोड़ी ही देर बाकी थी। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जीनो प्रोटोटाइप कवच, जो आमतौर पर पल भर में ठीक हो जाता था, बिल्कुल भी जल्दी ठीक नहीं हो रहा था। जब ह्यूमन किंग वहां से चला गया तब भी वो धुएं के रंग का सफेद था। उस पर कुछ धब्बे अभी भी जल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सुनहरी रोशनी की शक्ति अभी भी मौजूद थी और फीकी पड़ने को तैयार नहीं थी। ये किसी ग्रोलर का वारिस होना चाहिए, लेकिन ग्रोलरों के पास ये शक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या इस मिश्रित ग्रोलर में कुछ खास है? क्या यह उसके वंश में है? ग्रोलर के जीन के अलावा इसमें और कौन से जीन हो सकते हैं? मानव राजा ने गोल्डन ग्रोलर को अजीब नजरों से देखा। वह इसके बारे में सोचता रहा। अपनी नंगी आंखों से वह ये नहीं बता पा रहा था कि गोल्डन ग्रोलर के खून में कौन से जीन हो सकते हैं। कोई बात नहीं, मुझे इसे वापस ले जाने और इस पर शोध करने दो। ह्यूमन किंग गोल्डन ग्रोलर के सामने टेलीपोर्ट हो गया। उसने गोल्डन ग्रोलर का सिर पकड़ रखा था। गोल्डन ग्रोलर चीखना चाहता था, लेकिन कुछ कर पाने से पहले ही वो बेहोश हो गया। वो छोटा सा सुनहरा दरवाजा जो पहले खुला था, अब गायब था। हालांकि मानव राजा देखना चाहता था कि उस सुनहरे दरवाजे के पीछे क्या छिपा है, लेकिन उसका शरीर उससे निकलती सुनहरी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसमें घुसना मानो नामुमकिन सा लग रहा था। उसे पहले गोल्डन ग्रोलर को अपने साथ वापस लाना होगा। उसने गोल्डन ग्रोलर को नॉकआउट कर दिया। ह्यूमन किंग ने फिर लिंग, र और जी यानरान की ओर देखा और मन ही मन कहा, चूंकि मैं यहां आ ही गया हूं,
तो इन्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। गॉड कैओस पार्टी के सामने कभी कोई ऐसा खतरा नहीं आया जो जीनो हॉल के शासन को चुनौती दे सके। ये तो समझ में आता है। अगर हम ये छोटा सा काम नहीं कर पाए तो गॉड कैओस पार्टी निश्चित रूप से बच नहीं पाएगी। उसके बाद ह्यूमन किंग जी यानरान के पास गया। उसे उसके स्थान तक पहुंचने में बस 2 कदम लगे। उसने जी यानरान को पकड़ने के इरादे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस पल ह्यूमन किंग एकदम से चौंक गया। उसने जी यानरान की छाती में एक सफेद रोशनी देखी। एक पारदर्शी हाथ अचानक उसकी छाती पर आ गया। मानव राजा की पुतलियां छोटी हो गईं। उसने अपनी आत्मा को कांपता हुआ महसूस किया। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा और थोड़ा खून थूक दिया। उसने किन शियू की आत्मा और शरीर को अपने में समाहित कर लिया था। उसने उसकी शक्ति अपने लिए ले ली थी। शरीर की शक्ति को मिलाना आसान था, लेकिन आत्मा की शक्ति अभी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई थी। वो हथेली एक शुद्ध आत्मा का प्रहार थी। इसने मानव राजा की आत्मा को झकझोर दिया। वो आत्मा जो लगभग जुड़ चुकी थी, लगभग बिखर गई थी। एक गुस्से से भरे बच्चे की आवाज सुनाई दी, लिटिल गोल्ड गोल्ड और मेरी मां को परेशान करने की हिम्मत मत करना। ह्यूमन किंग ने देखा कि उसे किसने मारा है और उसे झटका लगा। वो हान सेन और जी यानरान की बेटी थी। हान लिंगर का शरीर एक पवित्र ज्योति जैसा था। वो एक पवित्र ईश्वरीय आत्मा जैसी थी। कोई भी वास्तविक शरीर की उपस्थिति का भेद नहीं कर सकता था। हान सेन की एक ईश्वरीय आत्मा बेटी क्यों होगी? क्या ये हान लिंग एर और हान बाओ एर एक ही है? क्या वे कहीं और से हैं? मानव राजा ने सोचा। मानव राजा की शक्ति के साथ भले ही 12 विनाश श्रेणी के मुख्य देवता उसे चुनौती देने के लिए आते, लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वे उसकी उपस्थिति में स्वतंत्र रूप से नहीं घूम पाएंगे। हान लिंग र पर उसकी शक्ति का जरा भी असर नहीं हुआ। वो आंखें फाड़े वहीं खड़ी रही। वो पागलों की तरह मानव राजा को घूर रही थी। हान सेन की सभी बेटियां वाकई खास है। मानव राजा ने लिंग र की ओर देखा। उसके शरीर की शक्ति देह से ईश्वरीय आत्मा की शक्ति में बदल गई। यह एक अजीबोगरीब दृश्य था। यह एक ऐसी शक्ति थी जो आमतौर पर रीबूट ब्लड पल्स गॉड स्पिरिट में होती थी। हालांकि ह्यूमन किंग ने अभी तक दोनों शक्तियों को एक में नहीं मिलाया था, फिर भी दोनों शक्तियों का उपयोग करना बहुत मुश्किल नहीं था। उसके हाथ पर एक आत्मिक शक्ति छा गई। उसके हाथ ने एक आत्मा का रूप धारण कर लिया। उसने हान लिंगर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह कूद गई। उसने मानव राजा के हाथों को बचा लिया। वह हवा में थी। उसके पैर मानव राजा के सिर की ओर बढ़े। वो चिल्लाई, क्योंकि तुमने लिटिल गोल्ड गोल्ड को परेशान किया है, इसलिए मैं तुम्हें कुचलकर मार डालूंगी। मानव राजा की चाल हान लिंगर से ज्यादा तेज थी। उसका आत्मिक हाथ हान लिंगर के कोन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने उसका टखना पकड़ा और उसे नीचे खींच लिया। उसने हान लिंगर को थाम लिया। लड़ते झगड़ते छोटे बच्चे बिल्कुल भी प्यारे नहीं लगते, और औरतों को तो कोमल होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छी लगती है। मानव राजा ने हान लिंगर को अपनी जगह पर फंसाने के लिए ईश्वरीय आत्मा की शक्तियों का इस्तेमाल किया। हान लिंगर अब हिल डुल नहीं पा रही थी। मुझे जाने दो, तुम एक बुरे आदमी हो। हान लिंगर डर गई और वो चीखने लगी। उसने ज्यादा अभ्यास नहीं किया था। उसमें सिर्फ हान सेन के जीन थे। वो मानव राजा को सचमुच नहीं हरा सकती थी। अगर मानव राजा तैयार न होता तो उसकी आत्मिक शक्ति मानव राजा को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। अगर तुम चिल्लाती रही तो मैं तुम्हें एक ताबूत में बंद कर दूंगा। तुम वहां 1 अरब साल तक फंसे रहोगे। मानव राजा हान लिंगर का कुछ नहीं कर सका। उसकी शक्ति हान लिंगर को फंसाने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन वो हान लिंगर को हिलना डुलना और बोलना बंद नहीं करवा सका। हान लिंगर को लगातार लात मारते और चीखते देख मानव राजा ने हान लिंगर की इच्छा शक्ति को दबाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अचानक उसने एक और चीख सुनी, छोड़ दो मेरी बहन को। एक आदमी वहां खड़ा था। जैसे ही वो पास आया, वो सफेद लपटों में लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने कंधों पर एक पहाड़ उठाए हुए हो और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसके पैर कांप रहे थे। उस व्यक्ति को देखकर ह्यूमन किंग डर गया। हान सेन का बेटा, हान लिटिल फ्लावर। इस आदमी के बच्चों को क्या हो गया है? मेरे नियमों के तहत वे अभी भी स्पेस गार्डन में घूम सकते हैं। क्या वे वाकई हान सेन के असली बेटे और बेटी हैं? लिटिल फ्लावर उसके पास आते ही हौंफने लगा। उसकी आंखें मानो आग की तरह जल रही थीं। उसने ह्यूमन किंग को घूरा और चिल्लाया, छोड़ो मेरी बहन को। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मानव राजा अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। सुनहरे दरवाजे के अंदर क्या है, ये देखने के चक्कर में उसका जीनो प्रोटोटाइप कवच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। उसे ठीक करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए उसे संयोजन समय और भी लंबा इंतजार करना पड़ा। ह्यूमन किंग ने अपना हाथ हिलाया।
उसमें लिटिल फ्लावर पर वार करने की शक्ति थी। लिटिल फ्लावर का शरीर पहाड़ जैसा था। उसे चारों ओर की इमारतों को तोड़ने के लिए उड़ा दिया गया। इससे पहले कि मानव राजा जी यानरान को पकड़ने जाता, लिटिल फ्लावर खंडहरों से बाहर आ गया। वो फिर से बाहर चला गया। मानव राजा देख सकता था कि लिटिल फ्लावर के कपड़े फटे हुए थे। उसकी छाती की शक्ति टूट गई थी, लेकिन जब वह वापस आया तो उसके घाव पहले ही भर चुके थे। टूटे हुए कपड़ों के अलावा उसकी छाती पर घाव अब दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। अगर तुम सचमुच मरना चाहते हो तो मुझे जो काम सौंपा गया है उसका बदला मुझसे मत लेना। ह्यूमन किंग बोलते हुए लिटिल फ्लावर के पास गया। ह्यूमन किंग जितना देख सकता था, हान लिटिल फ्लावर, हान लिंग, र से कमजोर था। वो उसकी शासन शक्ति से मुक्त थी और हान लिटिल फ्लावर को उसकी शासन शक्ति के विरुद्ध चलना पड़ा। यही उनके स्तरों का अंतर था। तुमने मेरी छोटी बहन को छुआ। जानते हो इससे तुम क्या बन गए? इससे तुम मेरे दुश्मन बन गए। अब तुम मेरे दुश्मन हो, हान लिटिल फ्लावर, और मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। हान लिटिल फ्लावर ने दांत पीसते हुए कहा। वह आगे बढ़ा। उस पर पड़े भारी दबाव के बावजूद उसका शरीर अभी भी सीधा खड़ा था। उसके शरीर की सफेद आग और तेज हो रही थी। ठीक है, मेरे लिए 2 ही काफी है, हमें और नहीं चाहिए। मानव राजा ने अपनी मुट्ठी लहराई। इस बार मानव राजा उसे मारना चाहता था। इससे पहले वो बस उसे वश में करना चाहता था और उसे पीछे हटाना चाहता था। वो उसे मारना नहीं चाहता था। वेदना। उस मूके में ऐसी शक्ति थी जो आसमान और जमीन दोनों को तहस नहस कर सकती थी। लिटिल फ्लावर ने मूके को रोकने के लिए अपनी दोनों बाहें एक दूसरे पर रख ली, लेकिन उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो किसी भयानक शक्ति ने उस पर वार किया हो। जमीन में एक गहरी खाई बन गई, जिसने सारी इमारतों को 2 टुकड़ों में काट डाला। वो पूरी तरह से पीछे की ओर एक जंगल में जा गिरा। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल भी चीर दिया गया हो। बड़े भाई, हान लिंगर मेरे पास जल्दी से आ रही थी। वो गुस्से में थी, इसलिए मानव राजा की बाहों में बेतहाशा छटपटा रही थी। वो मानव राजा को थोड़ा काटना चाहती थी। मानव राजा उससे तंग आ गया और परेशान हो गया। उसने अपना हाथ हान लिंगर के सिर पर रखा। उसने उसकी सातों इंद्रियों को सील कर दिया। अब वह न तो चीख सकती थी और न ही हिल सकती थी। वो जी यानरान के पास वापस जाना चाहता था, लेकिन अचानक उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने एक खास दिशा में देखा। उसने एक जंगल में झांका। एक डरावनी सफेद लपट दिखाई दी, मानो कोई ज्वालामुखी फटा हो जो आसमान को चीरता हुआ हवा में उठ रहा हो। जहां से सफेद ज्वाला आई थी, वहां मानव राजा की शासन शक्ति काम नहीं कर रही थी। जो पदार्थ जमे हुए थे, वे अब फिर से गति करने लगे थे। लिटिल फ्लावर को जंगल से बाहर निकलते देख ऐसा लगा जैसे इस बार लिटिल फ्लावर कुछ अलग दिख रहा था। लिटिल फ्लावर को हान सेन से सुपर किंग स्पिरिट बॉडी विरासत में मिली थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास सिर्फ किंग स्पिरिट बॉडी ही होगी। लिटिल फ्लावर ने सेक्रेड लीडर की पवित्र बॉडी पावर सीखी थी और वो कई अभयारण्यों से भी गुजरा था। वह अपने सुपर जीन को बढ़ाने में कामयाब रहा था। हान सेन के जीन उसके लिए बहुत ज्यादा मजबूत थे, इसलिए वो कभी भी अपना सुपर स्पिरिट गॉड बॉडी हासिल नहीं कर पाया था। लेकिन उसकी शक्ति और व्यक्तित्व उसके अंदर घूमती गर्म शक्तियां थी। वह अपने जीन के लिए एक मौके का इंतजार कर रहा था। अपने बदबूदार हाथ उससे हटाओ, साले गंदे आदमी। मेरी बहन को जाने दो। लिटिल फ्लावर जंगल से निकला। वह हान सेन या हान लिंग एर जैसा नहीं था। वह एक आत्मिक शरीर पाने के लिए विकसित हुआ था। उसके शरीर पर लगी सफेद लौ एक पवित्र छाया बन गई, मानो किसी पवित्र देवदूत ने उसके शरीर को आश्रय दिया हो। लिटिल फ्लावर के शरीर से अब पहाड़ जैसी भारी भावनाएं गायब हो गई थी। उनकी जगह एक शक्तिशाली पवित्रता ने ले ली थी। इस परिवार का क्या हुआ? क्या हान सेन का परिवार भी कोई मानव परिवार नहीं है जो अभयारण्यों से आता हो? मानव राजा ने लिटिल फ्लावर की ओर देखा। ये बात उसे सचमुच हैरान कर गई। मानव राजा का मानना था कि उसका विकास पथ ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है। उसने रक्त नाड़ी सूत्र का उपयोग प्रत्येक पीढ़ी को परिष्कृत और परिपूर्ण बनाने के लिए किया था। उसने अपने भीतर के क्रिस्टलाइजर वंश को पूरी तरह से मिटा दिया था, जो कि अभयारण्यों से आए मनुष्यों के जीन में मौजूद था। उसने विश्व राजा ईश्वर और किन शियू के रक्त को परिष्कृत करके वो शरीर प्राप्त किया जो अब उसके पास है। जहां तक उसे पता था, क्रिस्टलाइजर का खून सस्ता और बेकार था। अगर हान सेन अभयारण्य का कोई इंसान होता तो उसके पास क्रिस्टलाइजर का खून होता, तो फिर उसके इतने शक्तिशाली बच्चे कैसे हो सकते थे? ह्यूमन किंग ने सोचा, हान सेन के जीन कितने भी महान क्यों न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली जीन का मुकाबला नहीं कर सकता। ये कदम सिर्फ मैं ही उठा सकता हूँ। लिटिल फ्लावर की ओर उसकी नजर ज्यादा विनम्र थी।
वो मुस्कुराया और बोला, दरअसल इस सब के बारे में गंभीरता से कहूं तो तुम लोग और तुम्हारे पिता हान सेन असल में मेरे वंशज हो। तुम मेरे वंश का हिस्सा हो। एक तरह से तुम लोग मेरे वारिस हो। हम परिवार है, चाहे तुम इसे किसी भी नजरिए से देखो। बाओ एर तुम्हारे पिता की सगी बेटी नहीं है। उसके अंदर इंसानी जीन नहीं है। उसका तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए एक दूसरे को क्यों मार रहे हो? बस बाओ एर को सौंप दो और मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आखिरकार मैं तुम्हारा पूर्वज हूं। लिटिल फ्लावर 1 इंच भी नहीं हिला। उसके चारों ओर की पवित्र शक्ति और अधिक मजबूत हो गई। उसकी शक्ति से आच्छादित क्षेत्र पूरी तरह से शुद्ध हो गया था। चमक सभी पदार्थों के नियमों को पुनः प्राप्त करने में सक्षम थी। टूटी हुई इमारतें और पौधे भी ठीक हो रहे थे। टूटी हुई इमारत एक बार फिर नई जैसी हो गई थी। टूटे हुए पेड़ ठीक हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ वापस जीवन में आ रहा हो। मानव राजा, मुझे परवाह नहीं है कि आप एक पूर्वज खदान हैं या नहीं। आप चाहे जो भी सोचें। बाओ एर मेरी बड़ी बहन है। उसकी रगों में मेरा खून होना मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। वो किसी भी तरह से मेरी बड़ी बहन है। लिटिल फ्लावर मानव राजा की ओर चला गया और कहने लगा, भले ही वो मेरी बहन न हो। वैसे एक बार फिर कह दूं, अपने गंदे हाथ उससे हटा लो। इसके बाद लिटिल फ्लावर ने ह्यूमन किंग की तरफ एक मुक्का मारा। मुट्ठी पर एक डरावनी छेद जैसी शक्ति जमा हो गई और बेहद चमकदार हो गई। ऐसे में मेरे पास कोई चारा नहीं है। तुम लोगों में मेरा खून है। मैं तुम्हें एक मौका देने वाला था, लेकिन लगता है तुम मेरी उदारता की कद्र नहीं करते। ह्यूमन किंग के हाथों ने हान लिंगर को पकड़ लिया। दूसरे हाथ ने मुट्ठी बांध ली। उसने लिटिल फ्लावर की मुट्ठी पर मुक्का मारा। तो अब मैं तुम्हें असली ताकत का मतलब समझाऊंगा। काले क्रिस्टल कवच सुनहरे दरवाजे की सुनहरी रोशनी से जल गए थे, लेकिन जो शक्ति निकली थी वो अभी भी अविश्वसनीय थी। जीनो प्रोटोटाइप कवच की शक्ति में जीवन के जीन के सभी चमत्कारी पहलू समाहित थे। जीनो प्रोटोटाइप कवच होने का मतलब था कि कोई भी व्यक्ति सभी प्रकार की जीवन शक्तियों का उपयोग कर सकता था। ये सभी जीवन जीनों को विकसित कर सकता था और साथ ही सभी जीनों को नष्ट भी कर सकता था। मानव राजा के मुखे में जीनो प्रोटोटाइप कवच जैसी शक्ति थी। काली मुट्ठी के नीचे सब कुछ घुल मिल गया और टूट गया, यहां तक कि आत्मा भी सबसे आदिम पदार्थ बन गई। अब दो मुठियां शक्ति और सामर्थ्य के एक ब्रह्मांडीय प्रदर्शन में टकराने के लिए तैयार थीं। उनमें से एक राक्षसी कोयले की तरह काली थी, जबकि दूसरी पवित्र ज्वाला से जगमगाती सफेद। ये दो मुठियां थीं। वे एक दूसरे से टकराने की कोशिश में थीं और वे आपस में टकरा ही गईं। लेकिन इस विस्मयकारी प्रदर्शन ने कोई ऐसा मंत्रमुग्ध कर देने वाला तमाशा नहीं बनाया जिसका सम्मान और प्रशंसा विस्मय से की जा सके। इन दो मुठियों के एक दूसरे से टकराने से जो दृश्य बना वह वास्तव में अजीब था। जहां कहीं भी काला प्रकाश था वह विलीन हो गया और टूट गया। जहां कहीं भी श्वेत प्रकाश था वहां विलीन पदार्थ पुनः उत्पन्न हो गए। विपरीत प्रकाश की दो मुठियां एक दूसरे से टकराईं, लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ। जो दृश्य बना वो विस्फोट से भी ज्यादा डरावना था। मानव राजा का चेहरा बदल गया। उसने किन शियू के शरीर और आत्मा को निगल लिया था। हालांकि उसने अभी तक संयोजन पूरा नहीं किया था, वह पहले से ही अजेय था। यहां तक कि ब्रह्मांड का नेता क्रेप मर्टल भी उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। दो काले और सफेद टकराने वाले मुक्कों के बीच लिटिल फ्लावर की सफेद मुट्ठी और प्रकाश काली मुट्ठी के प्रकाश को दबाने में सक्षम थे। इंच इंच करके वह मानव राजा की ओर बढ़ता गया। सफेद प्रकाश का क्षेत्र बड़ा होता गया जबकि काली रोशनी का क्षेत्र छोटा होता गया। ह्यूमन किंग की आंखें कांप उठी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लिटिल फ्लावर की ताकत इस स्तर तक पहुंच गई है। असंभव। वो तो किसी क्रिस्टलाइजर का मिश्रित उत्तराधिकारी है। वो उस सीढ़ी पर कैसे चल पाया होगा? श्वेत प्रकाश के भीतर दबी हुई श्वेत ज्योति को देखकर मानो एक नई दुनिया सी लग रही थी। मानव राजा का हृदय असमंजस से भर गया। उसे कोई उत्तर समझ नहीं आ रहा था। वेदना। मानव राजा का शरीर पीछे की ओर हिल गया क्योंकि वो दूर फेंका गया था। लिटिल फ्लावर का आगे बढ़ना अभी भी जारी था। मानव राजा चौंक गया। उसके हाथ पर पहना काला क्रिस्टल कवच एक आत्मा थी। काली मुट्ठी बदल गई। वो एक काली और धूसर रोशनी में बदल गई। काली और धूसर रोशनी की किरण किसी भी चीज को चीर सकती थी। इसने लिटिल फ्लावर की सफेद मुट्ठी को चीर दिया। ये सफेद रोशनी के क्षेत्र से गुजर गई। लिटिल फ्लावर सफेद रोशनी से जल रहा था। काली रोशनी ने उसे चीर दिया और शरीर दो टुकड़ों में कट गया। तुम ताकतवर हो, लेकिन चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, तुम सिर्फ मेरे वारिस हो। जब ह्यूमन किंग ने शरीर को दो हिस्सों में कटा हुआ देखा तो लिटिल फ्लावर का शरीर दो अलग अलग तरीकों से गिर रहा था।
जी यानरान देख रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी। जब उसने ये देखा तो वह लगभग बेहोश हो गई और गिर पड़ी। अगले ही पल उसने देखा कि लिटिल फ्लावर का शरीर, जो आधा कटा हुआ था, किसी अजीब शक्ति द्वारा फिर से जुड़ गया। वो फिर से एक हो गया था, मानो उसे पहले कभी चोट ही न लगी हो। लिटिल फ्लावर ने अपने अंग हिलाए। उसने शांति से मानव राजा की ओर देखा और कहा, चलो यह मत कहो कि मुझे नहीं पता कि तुम असली मानव अल्फा हो या नहीं, लेकिन अगर हो भी तो ब्रह्मांड के विकास के नियमों के अनुसार नई पीढ़ी हमेशा पिछली पीढ़ी से ज्यादा मजबूत होती है। तुम्हें अब तक लात मारकर भगा दिया जाना चाहिए था। ह्यूमन किंग ने भौहें चढ़ाई। वो जीनो प्रोटोटाइप कवच और रीबूट क्लास पावर के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खा सका, लेकिन पहले जो नुकसान हुआ था वो पहला संयोजन था। क्रेप मर्टल भी हमला करने के लिए गॉड बॉडी का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर गॉड बॉडी क्षतिग्रस्त हो गई तो उसे ठीक करना मुश्किल होगा। लिटिल फ्लावर का शरीर उसकी ब्रह्मांडीय शक्तियों से चीर दिया गया था, फिर भी वह ठीक हो सकता था। इससे ह्यूमन किंग को काफी हैरानी हुई। तुम्हारा परिवार मुझे हमेशा हैरान करता है, ह्यूमन किंग ने लिटिल फ्लावर की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी सी कातिलाना नजर थी। अगर तुम लोग अभी बाओ एयर को सौंप दो तो मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैं तुम्हें ब्लड लीजन का छात्र बना सकता हूँ। भविष्य में तुम ब्लड लीजन के नेता बन सकते हो। उसने सोचा कि बाओ एयर ही वो व्यक्ति है जिससे उसे छुटकारा पाना है, लेकिन अब वह जानता था कि हान सेन परिवार में बाओ एयर ही एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो उसके लिए खतरा था। लिटिल फ्लावर की शक्ति इतनी अच्छी थी कि वह ब्रह्मांड के आधे अभिजात वर्ग के खिलाफ जाकर उन सबको कांपने पर मजबूर कर सकती थी। तुम ब्लड लीजन हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें एक बार और बताऊंगा, मेरी बहन को जाने दो। लिटिल फ्लावर की मुट्ठी एक बार फिर सफेद लौ से धधक उठी। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, ह्यूमन किंग ने कहा। उसके हाथ में बंधा काला क्रिस्टल कवच फिर से आत्मा में बदल गया। उसने लिटिल फ्लावर की ओर एक मुक्का मारा। लिटिल फ्लावर की छाती मुक्के से छिद गई, लेकिन वो तुरंत संभल गया। मानव राजा की ओर जाने के उसके कदम रुके नहीं। मानव राजा ने भौहें चढ़ाईं। उसने बिना रुके लिटिल फ्लावर पर मुक्का मारा। लिटिल फ्लावर को चाहे कितनी भी चोट लगी हो, वो ठीक हो गया। मानव राजा की ब्रह्मांडीय शक्तियां लिटिल फ्लावर के शरीर को नष्ट नहीं कर सकी। ये कैसी शक्ति है? मानव राजा की आंखें ब्लेड जैसी लग रही थीं। उसने लिटिल फ्लावर को घूरा, जो अब एक देवदूत जैसी लग रही थी। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि प्रकाश छाया शक्ति लिटिल फ्लावर के शरीर को प्रभावित कर सकती है, लेकिन ब्रह्मांडीय शक्ति ने देवदूत के प्रकाश को काट दिया। हालांकि इससे प्रकाश को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश का अस्तित्व ही न हो। यह अविश्वसनीय रूप से अजीब लग रहा था। मानव राजा की शक्ति से, भले ही वो प्रकाश छाया एक ईश्वरीय आत्मा ही क्यों न हो, उसकी ब्रह्मांडीय शक्तियां उसे नष्ट करने में सक्षम होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्ति हान लिंग के सुपर ईश्वरीय आत्मा रूप को प्रभावित कर सकती थी। लेकिन लिटिल फ्लावर की परी जैसी रोशनी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मानव राजा समझ नहीं पाया कि वह हल्की छाया क्या थी। लिटिल फ्लावर को अपने सामने देखकर मुक्का अब उसके चेहरे की ओर बढ़ रहा था। ह्यूमन किंग ने अपनी आंखें घुमाई। उसने अपने दूसरे हाथ से हान लिंगा के शरीर को ऊपर उठाया और उसे लिटिल फ्लावर की मुट्ठी के सामने ला खड़ा किया। ह्यूमन किंग सिर्फ लिटिल फ्लावर को रोकना चाहता था। उसने हान लिंग र को लिटिल फ्लावर की मुट्ठी रोकने के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई थी। किसे पता था कि लिटिल फ्लावर का मुक्का रुकने वाला ही नहीं था। उसने हान लिंगा के पेट पर वार किया। हान लिंगा का पेट सफेद रोशनी से चमक उठा। लिटिल फ्लावर के शरीर पर किसी फरिश्ते की परछाई सी छा गई। उस मुक्के के साथ मुक्का हान लिंगा के शरीर के आर पार हो गया। वेदना। मानव राजा ने हान लिंगा का हाथ पकड़ लिया। उस पर एक जबरदस्त शक्ति का प्रहार हुआ, जिससे वह थोड़ा पीछे हट गया। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मेरे सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का नाम होली स्पिरिट प्रोटेक्ट है। मेरे विश्वास की तरह ये भी दूसरों की रक्षा के लिए है। लिटिल फ्लावर ने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली। उसने हान लिंगा की ओर देखा। हान लिंगा का आत्मिक शरीर एक महादेवी आत्मिक शरीर बन गया था। पवित्र आत्मा के साथ मिलन के बाद वो तुरंत बड़ी हो गई। एक छोटी बच्ची से वह एक वयस्क महिला बन गई। उसके पंखों का पिछला भाग शानदार ढंग से फैला हुआ था। उसके सफेद लंबे बाल आत्मिक प्रकाश के झरने जैसे थे जो झर कर हर चीज पर अपनी चमक बिखेर रहे थे। वो बहुत पवित्र लग रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बड़े भाई लिटिल फ्लावर को धमकाने की? मैं इसके लिए तुम्हें मार डालूंगी। हान लिंगा का शरीर बड़ा हो गया था, लेकिन उसके विचार नहीं बदले। वो अब भी पहले वाली हान लिंगा थी।
लिटिल फ्लावर की पवित्र आत्मा की सुरक्षा केवल सुरक्षा के लिए थी। यह उस व्यक्ति के व्यवहार को नहीं बदलेगी जिसकी रक्षा की जा रही थी। ये केवल उनके विश्वास और उनके मन के संकल्प को मजबूत करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस व्यक्ति की रक्षा की जा रही थी उसका मन अच्छा था या बुरा, वे किसी भी तरह से सुरक्षित रहेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रेम का अस्तित्व तब भी बना रह सकता था जब कोई व्यक्ति अच्छा हो या बुरा। मानव राजा ने गुस्से में हान लिंगर की ओर देखा। वो कुछ कहना चाहता था, तभी एक आत्मा की ज्योति चमक उठी। हान लिंगर पहले से ही उसके सामने थी और उसकी मुट्ठी उसके जबड़े पर लगी हुई थी। धमाका! मानव राजा का शरीर मानो उड़ता हुआ रॉकेट हो। उसने खूब खून खांसा और उसकी आत्मा बुरी तरह हिल गई। वो बहुत टूटा हुआ इंसान बनने वाला था। ये कैसे मुमकिन है? मानव राजा अंतरिक्ष में उछल पड़ा। उसकी पुतलियां जितनी हो सके उतनी छोटी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हान लिंगर इतनी तेज थी कि उसका अपना शरीर उसके हमले का जवाब नहीं दे पा रहा था। मानव राजा की शासन शक्तियों ने स्पेस गार्डन को घेर लिया था, लेकिन हान लिंगर के मुके ने उसे तोड़ दिया। जो लोग पहले अंतरिक्ष में जमे हुए थे, जिनमें गॉड कैओस पार्टी और स्पेस गार्डन गुट के लोग भी शामिल थे, वे आजाद हो गए। आजाद होने के बाद वे बस भयभीत नजरों से शून्य में देखते रहे। उन्होंने देखा कि हान लिंगर, जो एक पवित्र आत्मा की तरह थी, मानव राजा को पागलों की तरह पीटने के लिए आगे बढ़ रही थी। हान लिंगर इतनी छोटी थी कि उसने पहले कभी जेनो आर्ट का अभ्यास नहीं किया था। आमतौर पर वो बस कुछ पैर और मुक्के से लड़ने के हुनर सीख लेती थी। अब जब हान लिंगर पागल हो गई थी, तो वह अपने दुश्मन पर वार करने के लिए ज्यादातर अपनी मुट्ठियों और पैरों का इस्तेमाल कर रही थी। उसके हुनर बुनियादी थे, इससे ज्यादा बुनियादी हो ही नहीं सकते थे। वो सीधा मुक्का, हुक मुक्का और साइड मुक्का लगाती थी। सबसे बुनियादी, उसके पैरों के हुनर इतने बुनियादी थे कि 3 साल का बच्चा भी उन्हें सीख सकता था। लेकिन इस तरह के साधारण मुक्के और पैर के कौशल अंतरिक्ष में मानव राजा को लगातार मार रहे थे, बिना किसी राहत के। मानव राजा के सिर और शरीर पर हान लिंगर की मुठियां और पैर वार कर रहे थे। मानव राजा अंतरिक्ष में झूलती हुई एक मैट्रियोशका गुड़िया जैसा लग रहा था। उसका सुंदर चेहरा इतना कुचला और विकृत हो गया था कि वह सूअर जैसा लग रहा था। उसकी आंखें, नाक और मुंह से खून बह रहा था। कच्चा, काले क्रिस्टल कवच, जो पहले से ही जला हुआ था, हान लिंगर के मुके के बल के कारण एक बड़ा हिस्सा गिर गया। सब हैरान थे। ये मानव राजा था जिसे वे देख रहे थे। वो एक अजेय सत्ता थी जो 33 आसमानों पर राज करती थी। दुनिया को तबाह करने के लिए उसके एक ही मुके की जरूरत थी। वह ऐसी सत्ता थी कि जेनो हॉल लीडर भी उसके साथ तेंगो करने से कतराता था। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि मानव राजा को हान लिंगर द्वारा इस तरह से बेरहमी से पीटा जा रहा था। ये हमारा नया नेता है। इची मानव राजा को इस तरह पिटते हुए देख रहा था, लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हे भगवान, क्या वो सचमुच लिटिल लिंगर है? तांग जेनलियू इतना हैरान हुआ कि वह चीख पड़ा। क्या छोटी लिंगर, वो मेरी देवी है? ठीक है। स्पेस गार्डन इस घटनाक्रम से बहुत खुश था। मानव राजा जो हो रहा था उससे बहुत हैरान और क्रोधित था। उसने कई अलग अलग जीनो कलाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो समय और स्थान की जीनो कला थी, क्योंकि हान लिंगर के सामने किसी भी प्रकार की जीनो कला काम नहीं करती थी। उसकी शुद्ध और पवित्र शक्ति अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देती थी। सीधे शब्दों में कहें तो वो पूरी तरह से हिंसक थी। उसकी विशुद्ध शक्ति ने सब कुछ कुचल दिया। हान लिंगर जैसी शक्ति के आगे रीबूट क्लास की जीनो कलाएं भी बेकार थीं। मानव राजा ब्रह्मांड वर्ग तक पहुंचने के लिए आधा कदम आगे बढ़ा चुका था। उसके पास कुछ सार्वभौमिक शक्ति थी, लेकिन फिर भी हान लिंगर की मुट्ठियों और पैरों से उसे परास्त किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति ही न हो, और वो बस कांच का ही इस्तेमाल कर रहा था। मुक्त हुई शक्ति ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। अगर उसकी आत्मा शक्तिशाली न होती, तो साधारण प्राणियों की आत्माएं एक मामूली घूंसे से ही टूट जाती। असंभव, असंभव। मानव राजा इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका। वो कुछ वर्षों से ज्यादा समय से सोच विचार कर रहा था। उसने हर पीढ़ी के लिए शुद्ध रक्तनाड़ी विकसित करने में बहुत मेहनत की थी ताकि उसका शरीर शुद्ध हो सके। वो अपने शरीर से हर खराब क्रिस्टलाइजर जीन को खत्म करने में कामयाब रहा था। उसके पास बस विश्व राजा ईश्वर और किन शियू के शक्तिशाली जीन बचे थे। माना जाता था कि वो पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व बन गया है। अब उसे बड़ी बेरहमी से पता चला कि 2 मिश्रित बच्चे, जिनके बारे में उसका मानना था कि उनके जीन्स खराब हैं, मिलकर एक ऐसी शक्ति छोड़ सकते हैं जिसने उसे सचमुच चौंका दिया। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका। उस असफलता को स्वीकार करना पिटने से भी ज्यादा मुश्किल था।
जिन मिश्रित नस्ल के बच्चों के बारे में उसने सोचा था कि उनके जीन खराब है, वे बेहद मजबूत थे। उसके सालों का अभ्यास बेकार हो गया था। सब कुछ व्यर्थ था। ब्लड लीजन के लिए उसके सारे बलिदान व्यर्थ गए थे। नहीं, मेरा रास्ता सही है। मेरे जीन सबसे मजबूत है। मुझे बस वो कदम उठाना है। अगर मैं वो कदम उठाऊंगा तो मैं उससे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। ह्यूमन किंग की आंखें बैंगनी हो गईं। उसने अपने शरीर को थामे रखा था, जिसे हान लिंगर पीट रही थी। उसने अपनी पोजीशन बदली। हान लिंगर का शरीर बहुत मजबूत था, लेकिन वो अभी बच्ची ही थी। उसका दिमाग मानव राजा जैसा नहीं था। मानव राजा की छाती पर एक घूंसा लगा। ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया हो। उसकी छाती के अंदर एक खूनी छेद हो गया। उसका मजबूत शरीर हान लिंगर के मुके का सामना नहीं कर सका। अंदर का सीना और दिल नंगा था। सब खून से लथपथ था। जब हान लिंगर ने ये देखा तो उसे सदमा लगा। वह तो बस एक बच्ची थी और उसने पहले कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी। उसी क्षण मानव राजा का शरीर गायब हो गया। अरे नहीं! लिटिल फ्लावर ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वो जी यानरान की ओर दौड़ा, लेकिन उसका पवित्र आत्मा शरीर हान लिंग र के साथ मिल गया था। उसके लिए वापस जाने में बहुत देर हो चुकी थी। वो कमजोर था। जी यानरान तक पहुंचने से पहले ही मानव राजा जी यानरान के पीछे आ गया था। उसने जी यानरान की गर्दन पकड़ ली और दूसरे हाथ से लिटिल फ्लावर को मुक्का मारकर दूर धकेल दिया। बेवकूफ! मेरी मां को छोड़! हान लिंग र गुस्से से लाल हो गई। वह मानव राजा के सामने चमक उठी और उसका चेहरा नष्ट करने की इच्छा से उसे घूरने लगी। मानव राजा ने जी यानरान को उठा लिया। हान लिंगर अपनी मुट्ठी वापस खींच पाती, इससे पहले ही उसने उसे रोक दिया। मानव राजा ने दूसरा हाथ घुमाया, जिससे एक धूसर और काली ब्रह्मांडीय शक्ति हान लिंगर पर टूट पड़ी। उसने हान लिंगर के शरीर को उड़ा दिया। अश्लील! तुम बेशर्म हो! तांग जेनलियू और बाकी सभी लोग हैरान और गुस्से में थे। गॉड कैओस पार्टी के कई डरावने जीव भी इसे देखकर बुरे लग रहे थे। उन्होंने पहले भी ऐसा किया था, लेकिन वो गॉड कैओस पार्टी का नेता था। दुनिया के बाकी सभी लोगों के सामने उसे ऐसा करते देखना बहुत ही भद्दा लग रहा था।